अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये बूट कैम्प 2021 का लाइव सेशन नंबर 38 है। और आज की क्लास की जो स्ट्रेटजी है उसके अंदर हम देखेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है एवरीवन। ये बूट कैम्प 2021 का लाइव सेशन नंबर क्लास की जो आज की क्लास के लाइव सेशन के स्ट्रेटजी में हम ये देखेंगे कि ब्लॉकचेन के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, डबल स्पेंडिंग वगैरह क्या होती है, ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है इनको हम किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं, कंसेंसस वगैरह क्या है। इसके अलावा हम प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ जाएंगे कि किस तरह हम सॉलिडिटी के ज़रिए एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के, जैसे कि हमने अल्केमी के ऊपर उसको डिप्लॉय किया था और डिप्लॉय करने के बाद अपने कुछ बेसिक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फंक्शंस बना के उन्हें हमने एक्सेस किया था। ये सारी चीज़ें आज की क्लास के अंदर हमारी बात रहेगी। अच्छा, कोशिश करा करें कि जब भी आप लोग ज्वाइन करें तो अपने माइक को म्यूट कर दिया करें, और ये एक्सरसाइज या प्रैक्टिस आप सबकी रहना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें हमारे आज के लाइव सेशन का पार्ट रहेंगे। हमारे साथ हमारे लीड सर इनाम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर इनाम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, परफेक्ट, आपकी दुआएं। अच्छा, थोड़ी देर में सर हमें क्या नाम है डॉक्टर नुमान, बल्कि नुमानुल हक भी ज्वाइन कर लेंगे, तो फिर हम ये चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। जब तक सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं कि क्या चीज़ हमने कवर कर ली है और इन लोग को कुछ मुश्किलात आ रही हैं, इन लोग के क्वेश्चंस वगैरह हैं, तो इस हवाले से आप कुछ गाइड। बेसिकली तो अब हमारा जो मोटो है वो हमारा ये है कि सबसे पहले हमने जल्द से जल्द जो है सॉलिडिटी में मास्टरिंग करनी है। और सारी जो बेसिकली जो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने इसके जो है ब्लॉकचेन से रिलेटेड डिटेल्स हैं, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रास्प करनी है। उस सिलसिले में हमने लास्ट वीक जो है सारा जो थ्योरेटिकल सेक्शन था वो भी कवर किया था। उसमें किसी को कोई जब तक सर नोमान ज्वाइन कर रहे हैं, किसी को कोई डाउट्स हैं, कोई क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड है, वो पूछ सकते हैं। मीनवाइल ये है कि एक छोटा सा कोई अगर स्टूडेंट वॉलंटियर करना चाह रहा है तो वो अपने जो है उसके लिए रिकैप करवा दे जब तक सर नोमान ज्वाइन कर रहे हैं लास्ट अस्सलाम क्लास का। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जब मैं इसको डिप्लॉय कर रहा हूँ लिंकी पाई पे मेरे पास एक इशू आ रहा है, एरर जो सॉरी। आ रहा है रिंकी पाई पे जब मैं इसको पब्लिश कर रहा हूँ तो एक इशू आ रहा है, इनसफिशिएंट फंड्स फॉर आप इंटरेक्टिंग। अपने वॉलेट में जो है ना, अपने वॉलेट में जो है वो रिफिल करवा लें। तो आपके पास जो है ना बेसिकली उसका वो मसला आ रहा है कि आपने वॉलेट को फिल नहीं किया अभी, जो सर सर नुमान ने एक बार दिखाया था ना। जी जी। ये रिंकी पाई में मैं ये वैलेट फिल कहाँ से होगा? वॉलेट तो अटैच हो गया ना उसके साथ, नेटवर्क के साथ, जी बेसिकली जी, आपकी ऐप के साथ। तो वो तो हो वॉलेट गया, अटैच। जी जी। वो तो हो गया है, लेकिन ये है कि तो उस वो जो वॉलेट में, जी जी, वॉलेट आपने कहाँ क्रिएट किया था? इसी में क्रोम में मैंने क्रिएट किया, इधर ही क्रिएट किया था। सॉरी, किस में किया था? इधर ही किया था ना, वॉलेट तो इधर ही क्रिएट किया मेटामास्क का। मेटा मास्क में किया था ना, तो मेटा मास्क में उसको फिल कीजिए ना। उसमें आपने फंड्स डाले, फंड कॉइन्स टेस्ट डाले कहाँ से? आपने, कॉइन्स, कौन से कॉइन्स डाले उसमें? कोई भी नहीं, अभी तो कोई नहीं डाले, कैसे तो डालते हैं मैं भी वैसे? तो यही कह रहा हूँ ना, उसमें कॉइन्स डाले ना मेरे भाई। उसका आप प्रोसीजर बता देंगे? सर कासिम, अभी आपके पास है लॉगिन? असल में मैं डॉक्टर के पास आया हूँ बेटे को लेके। अच्छा अच्छा। एक मिनट से मैं चेक करता हूँ। सर कासिम, अभी आप दिखा सकते हैं? सर वैसे हमने जो हमारी शुरू इनिशियल क्लासें हुई थी उसकी क्लास के अंदर ये सारा प्रोसेस हमने सिखाया भी है। उसके जी अंदर जी हम बिल्कुल, मुझे याद है अच्छी तरह से, लेकिन सर बहुत सारे वो स्टूडेंट्स ने ना अभी ब्लॉकचेन की वजह से ज्वाइन किया है। तो मे भी ये जो भाई हैं वो उन्होंने अभी ज्वाइन किया, और ब्लॉकचेन का जब हमने जो है ना बेसिकली कंटेंट शुरू किया है ना, तो हो नहीं सकता है नहीं, इन्होंने हमारी जो अर्ली। सॉरी सर, वो मैंने क्लास ली थी, वो वाली क्लास ली थी, लेकिन अब इशू ये आ रहा है कि मेरे पास जो और टेस्ट नेटवर्क है ना, जैसे ये उसमें मेरे पास पड़े हुए हैं। जैसे हमारे पास जो ये रेस्टोरेंट टेस्ट नेटवर्क, इसमें मेरे पास पड़े हुए हैं, सॉरी इस पे।
मैं आई थिंक दुबई में हूँ, तो इसलिए यहाँ से को नहीं हो रहा। मैंने वो कोशिश की है लेकिन वहां से भी नहीं रिसीव हुआ। अच्छा तारिक, मेरा यानी सवाल आपसे ये है कि जब रॉब स्टैंड पे आपके पास मौजूद है और वो सारे की सारी ट्रांजैक्शन और प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं, तो रिकी बे पे क्यों जा रहे हैं आप? ने, उ, और, सर नुमान ने अपने ट्यूटोरियल में रिंकी बाई यूज किया था ना सर कासिम। डन सर। सिस्टम हैंग पड़ा है मेरा, चलिए क्लिक तो हुआ है। जी सही नाम, कुछ गाइड करेंगे? सर मेरा एक क्वेश्चन था। मैं जरा एक डॉक्टर के पास हूँ, बेटे की तबीयत के बारे में बता रहा था, तो मैं थोड़ी देर में आप वापस ऑनलाइन आता हूँ। ओके सर, डन। अच्छा ठीक है, ये हम बैलेंस वाला भी देख लेते हैं किस नाम डालते हैं, इसलिए इतने कोई दूसरा कोई क्वेश्चन करना चाह रहा है तो वो कर सकता है। अच्छा सर, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि सर हमने जो पढ़ा है कि ब्लॉकचेन के अंदर हम कोई भी चीज़ को अपडेट नहीं कर सकते और डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन सर लास्ट क्लास में सर नुमान बता रहे थे कि जो हमने दूसरा सेकंड, क्या कहते हैं, अपना सेकंड ट्रांजैक्शन जो हमने बनाई थी, तो हमने कहा था, सर नुमान ये कह रहे थे कि ये जो हमारी सेकंड ट्रांजैक्शन है ये हमारे उसी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होगी, ठीक है। जी तो ये बात मुझे समझ में नहीं आई। देखो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो एक लॉजिक है, जो भी बिजनेस लॉजिक है, ठीक है। कि लाइक मैं कहता हूँ कि जब भी मैं इस बटन के ऊपर प्रेस करूँगा या क्लिक करूँगा तो एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी, ठीक है। या एक अकाउंट से ट्रांजैक्शन निकल के दूसरे अकाउंट के अंदर चली जाएगी, तो कोई भी एक फंक्शन है और वो एक दफ़ा आपने क्लिक कर दिया ना, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन हमें ये कहती है कि जब आपने एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के लिए क्लिक कर दी तो वो हर हाल में होके रहती है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है? यानी ट्रांजैक्शन जब आपने कहा कि भाई कासिम को 10 इथीरियम आपको ट्रांसफ़र करने हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये लॉजिक होगी और आपने क्लिक कर आपकी दिया। आवाज़ नहीं आ रही। सॉरी, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? यार यार जी जी सर, आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है। थैंक यू। अच्छा, चैट के अंदर देखते हैं, जैसे नुमान भाई ज्वाइन कर लें तो मुझे बता दिएगा। नुमान भाई ने अभी ज्वाइन नहीं किया। ज्वाइन कर लिया है नुमान भाई ने। ओके, ग्रेट ग्रेट। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, बिल्कुल परफेक्ट। बस आपका इंतज़ार हो रहा था अच्छा। और हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल हम पहले थ्योरी को लेके चलेंगे जो आपकी प्रेजेंटेशन है, तो उस पार्ट में मैं आपके साथ रहूँगा, फिर प्रैक्टिकल वाला जो होगा वो आप करवा रहे होंगे, आप होस्ट होंगे, क्योंकि मुझे 10:15 बजे तक कहीं जाना है, तो फाइनली फिर आप लीड कर रहे होंगे। चले आप स्टार्ट करिए प्लीज। सर, वो पहले अगर इशू का करवा दे हम दी तो साथ लेकर चलेंगे। अच्छा हाँ, आपका इशू क्या था? सर वो रिफिल वाला था ना, तो उनको रिफिल कैसे करते हैं? अच्छा नुमान भाई, इनका सवाल ये है एहसन भाई का कि ये रॉबस्टैंड या दूसरा कौन सा आपका रिकी पे, उसके अंदर लॉगिन होने के बाद इथीरियम इनके पास नहीं है, तो हम यानी किस तरह यानी आर्टिफिशियली जो यानी बैलेंस है अपने वॉलेट के अंदर ऐड कर सकते हैं? मैं आपको एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, उसमें फॉसेट ईथर होते हैं, ठीक है, वो जो डिफरेंट साइट से आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तो आप उस साइट पे जाएंगे, उसमें आपको साइन इन करना पड़ेगा अपने ट्विटर अकाउंट से या फेसबुक अकाउंट से। तो वो आपको उसके अगेंस्ट कुछ फॉसेट ईथर भेज देंगे, ठीक है। तो मैं आपको अभी थोड़ी देर में उसका लिंक भेज देता हूँ। Faucet Ether दैट्स wallet। दैट्स ग्रेट। नुमान भाई आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दें और फिर आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ। ठीक है जी। जी नुमान।
ये मैंने एक लिंक शेयर किया आप लोगों से, तो इसको आप देखिएगा। इसके अंदर बल्कि मैं शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन ताकि आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर सकूँ। ओके जी, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? जी नमन भाई, परफेक्ट। जी जनाब। तो ये यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे नहीं सर, faucet.rinkeby.io। स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी तरफ, इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी, तो वो ठीक है जी। जैसे सॉल्व होगा तो आपको शो हो जाएगी। जी नमन भाई अच्छा, प्लीज। फिर इसमें आपको दो तरीके से आप फॉसेट ले सकते हैं, जिसमें यह है कि टू रिक्वेस्ट फंड्स वाया ट्विटर, मेक अ ट्वीट with your Ethereum address pass into the contract, surrounding text doesn't matter, ठीक है ना। तो ये आप इसके अंदर इसका ट्वीट यूआरएल भी दिया हुआ है कि किस तरीके से ट्वीट को यूआरएल को आप पेस्ट करेंगे, वो आपको कंप्लीट इंस्ट्रक्शन दी हुई है इसके अंदर कि पहले स्टेप में आप ये करेंगे, दूसरे स्टेप में इस तरीके से जाएंगे और तीसरे स्टेप में आपको फिर फॉसेट मिल जाएंगे। ठीक है जी। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो एक और भी जगह है चेन लिंक की। ठीक है, चेन लिंक से भी आप जो है फॉसेट ले सकते हैं इजीली रिंकेबी के। ठीक है जी। तो ये तो हो गया वो वाला काम जो कि अभी आपने फॉसेट करके अपने पास लाइक करके आप टेस्ट कर सकते हैं। हम थोड़ा सा आज थ्योरी को कवर करेंगे ब्लॉकचेन में, और फिर हम लोग प्रैक्टिकल पे ज्यादा एम्फेसाइज करेंगे क्योंकि हम लोग काफी पीछे रह गए। तो मैं ये चाहूंगा कि हम लोग इसको थोड़ा सा फास्ट ट्रैक के अंदर इसको कवर कराने की कोशिश करें। यदि आपको अच्छा जी, स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही हो यकीनन। लास्ट टाइम हम लोगों ने ब्लॉकचेन के मुतालिक जो स्टडी किया था उसी को हम लोग आगे लेके चलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन क्या है बेसिकली। इसके अंदर हम लोगों ने लास्ट टाइम भी पढ़ा कि ये एक और इंटरनेट है जो कि लाइक ब्लॉकचेन के नाम पे हमारे पास अभी इस जनरेशन के अंदर आ गया है। यानी कि जिस वक्त इंटरनेट आया था उस वक्त भी लोगों ने बोला था कि ये क्या हो गया, एकदम बिल्कुल डिस्ट्रप्शन आ गई है, हर तरफ एक चेंज की लाइक लहर आ गई है हर जगह पे। इसी तरीके से ब्लॉकचेन के अंदर भी यही हो रहा है कि जैसी ब्लॉकचेन आ गया तो हर इसने इंडस्ट्री को डिस्टर्ब किया हुआ है। बेसिकली ये रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है। सिमिलरिटी बिटवीन इंटरनेट एंड ब्लॉकचेन हम लोगों ने लास्ट टाइम की पढ़ा था। लाइक इंटरनेट में काफी हम लोग एप्लीकेशन यूज करते हैं जिसमें आपकी एक ईमेल हो गई, आपके फेसबुक हो गया, आपके सोशल मीडिया अकाउंट हो गए, डिफरेंट चीजें हम लोग विद इन इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं। इसी तरीके से ब्लॉकचेन की हम लोग जब बात करते हैं तो ब्लॉकचेन के अंदर भी काफी एप्लीकेशंस अवेलेबल होती हैं। उसमें एक एप्लीकेशन आपकी वेल नोन एप्लीकेशन है बिटकॉइन की। बिटकॉइन बेसिकली प्योरली एक करेंसी है जिसको लोग ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं। उसके अंदर हम लोग कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकते। फिर ब्लॉकचेन के अंदर एक और एरा आया जिसमें हमने इथेरियम को देखा। इथेरियम के अंदर ना सिर्फ वो करेंसी है बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे लिए प्रोवाइड किया गया है जिसके थ्रू हम लोग इजीली अपनी डिप्लॉयमेंट भी कर सकते हैं, डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, और अपने इथेरियम को यूज करते हुए डिफरेंट करेंसीज को हम लोग लॉन्च कर सकते हैं। तो इसमें आपने बहुत से लोगों ने सुना होगा, शिबा कॉइन का सुना होगा, सेफ मून का सुना होगा। ये डिफरेंट जितने भी करेंसीज हैं वो सारी की सारी इथेरियम बेस्ड हैं और इथेरियम के ब्लॉकचेन के ऊपर चल रही हैं। इसमें कंज्यूमर ग्रेड एप्लीकेशन इंटरनेट पे होती है। इसी तरीके से सिमिलर हम लोगों के पास ब्लॉकचेन के अंदर कॉन्सेप्ट है कि इसके अंदर हम लोग अगर अपग्रेड करना चाहे अपने ब्लॉकचेन को लाइक डिफरेंट लेवल के ऊपर, तो हम लोगों को ब्लॉकचेन की डिफरेंट एप्लीकेशन यूज करनी पड़ेंगी। इसी तरीके से बिटकॉइन का हमने पढ़ा। बिटकॉइन बेसिकली इज अ डिजिटल डिसेंट्रलाइज और इसमें कोई डिसइंटरमीडिएट ट्रस्टलेस करेंसी है। बेसिकली जब हम लोग डिजिटल की बात करते हैं, डिजिटल में हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कि यार ये तो एक ऐसी चीज है कि जो कि अवेलेबल है किसी मीडिया के ऊपर। ये बेसिकली है मीडिया के ऊपर अवेलेबल, लेकिन अगेन डिसेंट्रलाइज है। यानी इसको कोई हमारे को कोई हैक नहीं कर सकता, इसको कुछ लाइक चोरी नहीं कर सकता। ठीक है ना।
तो इसमें अब हम लोग डिजिटाइजेशन की बात करते हैं, तो डिजिटल करेंसी हमारे पास, अगर हम लोग डॉलर अकाउंट की बात कर रहे हैं, अपने रुपीज अकाउंट की बात करें, वो भी एक तरीके से डिजिटल अकाउंट अवेलेबल है हमारे पास। उसके अंदर हमारे पास ऑन हैंड तो पैसा है नहीं, सारा का सारा बैंक में पड़ा हुआ है, तो वो भी एक तरीके से हमारी एक डिजिटल करेंसी है। तो हम इसको इजीली कह सकते हैं कि जो हमारे पास अभी जो बैंक में भी पैसा अवेलेबल है, वो भी एक तरीके से डिजिटल करेंसी है। लेकिन अगर जब हम लोग क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, क्रिप्टो करेंसी के अंदर हमारे पास जितनी भी करेंसी अवेलेबल है वो डिसेंट्रलाइज वे में, यानी कि वो उसके काफी नोड्स अवेलेबल है और हर नोड के ऊपर वो करेंसी हम लोग इजीली एक्सेस कर सकते हैं। जबकि हम डिजिटल अपनी करेंसी की बात करते हैं तो उसके अंदर एक ही सेंट्रल एंटिटी इन्वॉल्व होती है जिसके थ्रू हम लोग उसको अपनी करेंसी को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी। हम लोग आगे बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन की। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये बेसिकली डिजिटल करेंसी है, डिसेंट्रलाइज है, इसमें कोई इंटरमीडिएटरी नहीं है, ट्रस्टलेस है। अच्छा, बेसिकली क्या होता है, हम अगर स्पेसिफिकली बात करें करेंसी और बिटकॉइन की, बिटकॉइन में होता क्या है, बिटकॉइन में आपके पास तो कोई ऐसी वैल्यू तो है नहीं, फिजिकल वैल्यू भी नहीं है जो उसको आप होल्ड कर सकें या कुछ कर सकें। ये एक ऐसा डिजिटल एसेट है जो कि कहीं ना कहीं अवेलेबल है। ठीक है, बेसिकली नो वन हैज दिस बिटकॉइन ना। अभी सबके पास एक डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपके पास क्या है, अगर किसी के पास एक बिटकॉइन अवेलेबल है तो वो बिटकॉइन बेसिकली क्या है, आपके पास उसका कंट्रोल है। यानी उस कंट्रोल को अगर आपने ट्रांसफर कर दिया किसी और के पास तो वो आपका कंट्रोल लॉस हो जाएगा। यानी कि आपने फॉर एग्जांपल 1 बिटकॉइन अपने एड्रेस से मेरे एड्रेस पे ट्रांसफर कर दिए, तो बेसिकली आपने वो क्या किया है, कंट्रोल ट्रांसफर किया है। बनी बट एक बिटकॉइन आपके पास है और आपने कहा कि एक बिटकॉइन में से हाफ बिटकॉइन मैं नोमान भाई को ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो मींस हाफ बिटकॉइन का कंट्रोल आपने मेरे पास ट्रांसफर कर दिया है, हाफ बिटकॉइन आपके पास ही रहेंगे। ठीक है, हम लोग एक इसको एक पूरा कंप्लीट एक इसमें लाइफ साइकिल देखेंगे, एक सिनेरियो देखेंगे जिसमें एक अलाइस है, वो जाती है बॉब की शॉप पे, वो अपने किस तरीके से बिटकॉइन को यूज करती है और किस तरीके से वो एक कॉफी शॉप में जाके कॉफी को परचेज कर लेती है। तो हम लोग इसका एक पूरा एक यूज केस देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह। अच्छा, बेसिकली कंट्रोल वाया क्रिप्टोग्राफी। अब हम लोगों ने, मैं प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया कि बेसिकली आपके पास क्या है कि बिटकॉइन का या कोई भी करेंसी का आपके पास कंट्रोल है। तो वो कंट्रोल आप किस तरीके से अपने पास रखे हुए, वो उसका उसका किस तरीके से आप लाइक कंट्रोल करते हैं, बेसिकली क्रिप्टोग्राफी के थ्रू करते हैं। यानी उसकी आपके पास पब्लिक की अवेलेबल है और उसका एक प्राइवेट की अवेलेबल है। अगर आपने प्राइवेट की अपनी शेयर कर ली किसी से भी, तो समझ लें आपने अपना पूरा का पूरा जो है वॉलेट जो है मुझसे शेयर कर लिया। पूरा का पूरा वॉलेट मैं आपको आपके वॉलेट के अंदर एक्सेस करके जितनी भी आपके पास करेंसी अवेलेबल है वो इजीली मैं हैक कर सकता हूँ, इजीली मैं अपने पास ट्रांसफर कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका कंट्रोल किस तरीके से होता है, क्रिप्टोग्राफी के थ्रू होता है। क्रिप्टोग्राफी ब्लॉकचेन के अंदर बहुत ज्यादा एसेंस रोल प्ले करता है। उसके लाइक उसके अंदर आप विदाउट पासवर्ड, विदाउट जो प्राइवेट कीज है, उसमें किसी के थ्रू किसी को कंट्रोल कोई कंट्रोल आपसे ले नहीं सकता अनटिल अनलेस आप ट्रांसफर ना करना चाहें। अच्छा, बात करते हैं हम लोग डिजिटल करेंसी की। डिजिटल करेंसी बिटकॉइन वाज नॉट वर्ल्ड फर्स्ट अटेम्प्ट एट अ डिजिटल करेंसी। इससे पहले भी जब बिटकॉइन आया, इससे पहले भी बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुए जिसमें डिजिटल करेंसी को उन्होंने फॉर्म करने की कोशिश की कि किसी तरीके से हम जो है वो पेपर करेंसी से हटके डिजिटल करेंसी पे आ जाए। लेकिन इसका कोई भी बिटकॉइन से पहले जितने भी अटेम्प्ट हुए वो अनसक्सेसफुल हुए, कोई सक्सेसफुल अटेम्प्ट हुआ नहीं। तो उसमें इसके काफी रीजन थे कि क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ। उसमें सबसे बड़ा जो की फैक्टर था वो था डबल स्पेंडिंग का। फॉर एग्जांपल क्या होता है कि मैं तो इजीली कोई भी डिजिटल एसेट आपके पास आ गया, उसको कॉपी पेस्ट करके दूसरे कंप्यूटर में ले जा सकता हूँ, उसकी मल्टीपल कीज बना सकता हूँ, मल्टीपल कॉपीज बना सकता हूँ। तो अब वो डिजिटल अगर आ गया तो डिजिटल के अंदर अगर मैंने इंट्रोड्यूस कर दी करेंसी, तो एक ही करेंसी के $100 को मैं बार बार एप्लीकेट करूँ और उसको मैं डिवाइड कर दूं, अब कौन चेक करता रहेगा कि उसका नोट का नंबर क्या है या कुछ किस तरीके से क्या है। तो इसमें ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम बिटकॉइन ने रिजॉल्व की वो थी डबल स्पेंडिंग की प्रॉब्लम, जो कि कोई भी एक दफा जब स्पेंडिंग हो गई
एक ट्रांजेक्शन हो गई, एक ट्रांसफर हो गया, तो उसको दोबारा कोई स्पेंड नहीं कर सकता। ठीक है। अब डबल स्पेंडिंग क्या है? बेसिकली डबल स्पेंडिंग इज पोटेंशियल फ्लॉ इन डिजिटल कैश सिस्टम में था बेसिकली, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो इसमें इन्होंने क्या किया कि ब्लॉकचेन ने इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया। उसमें क्या किया कि उन्होंने एक ट्रांजैक्शंस को ब्लॉक्स की सूरत में दिया, और हर ट्रांजैक्शन को उन्होंने वेरीफाई किया थ्रू हैशिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हर ट्रांजैक्शन का कुछ हैश बनेगा, हैश जो है वो क्यूमुलेट होंगे, और जब जितनी ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक के अंदर आएंगी तो उस ब्लॉक का भी पूरा एक हैश क्रिएट होगा, और उस हैश को जो है वो उस ब्लॉक को नेक्स्ट ब्लॉक के थ्रू आप ज्वाइन करेंगे, और वो एक चेन के थ्रू ब्लॉक ज्वाइन हो जाएगा। तो वो जब लाइक एक कनेक्शन बनता रहेगा, तो वो उसके अंदर कोई भी इस तरीके से हमारे पास आइडेंटिफिकेशन रहेगी कि कौन सी ट्रांजैक्शन कहाँ से आई, कहाँ से गई, किस टाइम पे आई, किसने ट्रांसफर किया, और उसका पूरा कंप्लीट हमारे पास एक पूरा रिकॉर्ड अवेलेबल रहेगा। तो उसमें इसका बहुत ही प्रोमिनेंट और सॉलिड सिस्टम उन्होंने ब्लॉकचेन में इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से सक्सेसफुल हुआ हमारा बिटकॉइन। अच्छा, फिर हम लोग बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एज फिएट करेंसी। जैसे हमारे पास नॉर्मल फिएट करेंसी है, जैसे हमारे पास यूएस डॉलर है, हमारा पाकिस्तानी रुपीस है, या पाउंड स्टर्लिंग है। उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास ड्यूरेबिलिटी है, और सेफ फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज है। फॉर एग्जांपल, इजीली पोर्टेबल हम लोग कर सकते हैं, अपनी फिजिकल करेंसी को भी कर सकते हैं, जो कि हम अगर डिजिटल करेंसी की बात करते हैं तो वो भी हम लोग इजीली मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। सेकंड, उसके अंदर बड़ा एलिमेंट है डिविजिबिलिटी का। डिविजिबिलिटी का मतलब एक एक रुपए के अंदर हमारे पास डिफरेंट स्पेसेस अवेलेबल है। एक $1 के अंदर डिफरेंट सेंट्स हैं, तो हम $1 को इजीली डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से बिटकॉइन के अंदर हमारे पास उसका जो डेसिमल पॉइंट है वो है 9 डेसिमल पॉइंट। इसी तरह इथेरियम के अंदर उन्होंने डेसिमल पॉइंट को इंक्रीज करके 18 डेसिमल कर दिया, यानी कि उसका जो एक ईथर है वो उसको 18 डेसिमल्स तक आप इजीली डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। यूनिफॉर्मिटी है कि ईच यूनिट ऑफ वैल्यू इज इक्वल, यानी कि मेरे पास अगर 0.01 बिटकॉइन है तो उसकी वैल्यू जो है वो सबके पास सेम रहेगी। लिमिटेड सप्लाई है, जैसे स्टेट बैंक एक लिमिटेड सप्लाई इशू करता है करेंसी के अंदर, इसी तरीके से बिटकॉइन के अंदर जो लिमिटेड सप्लाई है वो 21 मिलियन बिटकॉइन है। यानी कि अभी आप इसको कह लें कि हर जो ब्लॉक क्रिएट होता है बिटकॉइन के अंदर, उसके अंदर 6.25 का एक बिटकॉइन क्रिएट होता है, जो कि चला जाता है जो माइनिंग कर रहा होता है। ठीक है। तो वो एक तरीके से आपका ऑटोमेटिकली बिटकॉइन क्रिएट भी हो रहा है हर ब्लॉक के क्रिएशन में, और इसी तरीके से जो बिटकॉइन की सप्लाई है वो भी इंक्रीज हो रही है। और बिटकॉइन की सप्लाई जो है वो जैसी 21 मिलियन पे पहुंच जाएगी वो सप्लाई रुक जाएगी। तो इसको जो गैस करते हैं 2140 तक हमारी 21 मिलियन की सप्लाई बिटकॉइन की कंप्लीट हो जाएगी। इट मींस 2140 के बाद बिटकॉइन अवेलेबल तो होगा, लेकिन उसकी सप्लाई अवेलेबल नहीं होगी। इसी तरीके से एक्सेप्टेबिलिटी है। एक्सेप्टेबिलिटी अभी अगर हम लोग 2 साल पहले तक की बात करें तो बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी की इतनी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी, यानी इजीली हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते थे। लेकिन अब क्या है कि अब हर जगह पे इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है, हर जगह पे एक्सेप्टेंस हो रही है। आप इजीली जो है वो किसी को बोले कि मेरे पास बिटकॉइन अवेलेबल है या मेरे पास क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल है, क्या मैं आपको क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पेमेंट कर सकता हूँ, तो वो आप इजीली जो है वो पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं किसी को भी, वो एक्सेप्टेबल है। काफी जितनी आप फॉर एग्जांपल आपने कोई सर्विस प्रोवाइड की और आपने कहा कि सर्विस प्रोवाइडिंग के थ्रू मेरे को $500 के इक्विवेलेंट ईथर चाहिए, तो आप इजीली उनसे ईथर डिमांड कर सकते हैं, वो इजीली एक्सेप्टेबल है। ठीक है जी। तो ये यहाँ तक हम लोगों ने इसको थ्योरेटिकली हम लोगों ने कवर करना था, ताकि हम लोग अपना पैरेलल में टेक्निकल को भी कवर कर सकें और थ्योरी को भी थोड़ा बहुत कवर कर सकें। अभी तक का थ्योरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, फिर हम लोग 5 मिनट्स में अपना टेक्निकल पार्ट स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। जी शोएब।
शोएब आपका कोई क्वेश्चन है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी जनाब। जी मैंने सर मेरा क्वेश्चन था कि मतलब जिस तरह ये आपने कहा कि जैसे ये अनहैकेबल है, मतलब ब्लॉकचेन पे कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो चेंज नहीं हो सकती या मतलब एडिट भी नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मतलब मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे सर शान ने भी बताया था, मैंने मतलब कि मतलब फर्स्ट क्वार्टर के लेक्चर्स लिए ना, तो उस मतलब एक कन्फ्यूजन सी थी कि मतलब जैसे कि मतलब जो ही हमारी ट्रांजैक्शन होती है तो वो हर नोड जाकर एक पजल सॉल्व करता है, उसके बाद जाकर एक नोड बनती है, वो एक मतलब ब्लॉक बनता है। जी तो जब तक वो हमारा ब्लॉक नहीं बनता, यानी जब तक लेजर रिकॉर्ड नहीं होता, तब तक तो सर कोई हैकर बीच में से उसको एडिट कर सकता है ना, यानी जब तक पेंडिंग में है। यानी एक नोट सॉल्व कर, यानी एक टाइम लगता है। जब हम यहाँ से ट्रांजैक्शन करते हैं तो पहले भी तो ट्रांजैक्शंस पेंडिंग में पड़ी हुई होंगी ऑलरेडी, यानी हमारी ट्रांजैक्शन देखिए, इतनी जो जल्दी। जो जो जी ट्रांजैक्शन पेंडिंग में पड़ी हुई है, इट जी जी। मींस वो एक्सेप्ट ही नहीं हुई है ब्लॉकचेन में। और जब वो एक्सेप्ट नहीं हुई है तो उसको कैसे कोई हैक कर सकता है? ठीक है, नंबर वन। नंबर जी टू, अभी आप लोगों में से किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि ये हम लोग बार बार बात करते हैं इम्यूटेबिलिटी की, कि जो ट्रांजैक्शन है ब्लॉकचेन के अंदर इम्यूटेबल है, मींस कोई इसके अंदर एडिट नहीं कर सकता, कोई डिलीट नहीं कर सकता। वो एडिट और डिलीट ना करने का क्या होता है कि जो आपने ट्रांजैक्शन ऐड की, आपने मुझे 0.25 ईथर ट्रांसफर किए, राइट? वो 0.25 ईथर ट्रांसफर करने के बाद वो ब्लॉकचेन में एक्सेप्ट होगी ट्रांजैक्शन और ब्लॉकचेन का पार्ट बन गई। अब अगर कोई चाहे कि उस 0.25 को किसी तरीके से चेंज कर दे, तो वो चेंज करना इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, आप नई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं ब्लॉकचेन के अंदर। कोई भी, अगर मैं 0.25 दोबारा ट्रांसफर करना चाहूँ, वो मैं कर सकता हूँ। लेकिन कोई ये कहे कि जो मेरे पास 0.25 ट्रांसफर हुए हैं, वो 0.25 की जगह 0.20 कर दे, तो वो पॉसिबल नहीं। ठीक है। ओके, लेकिन जब तक पेंडिंग में है तब भी दरमियान में उसे उससे कोई नहीं कर सकता, यानी। नहीं, कोई भी नहीं कर सकता अनटिल अनलेस माइनर्स उसको एक्सेप्ट नहीं करें और वो ब्लॉकचेन का पार्ट ना बन जाए। उस जब तक ब्लॉकचेन का पार्ट नहीं बनेगा, किस तरीके से पता चलेगा कि कोई ट्रांजैक्शन है भी या नहीं है? अगर वो ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट नहीं हुई, मतलब वो आइडल हो जाएगी, वो ब्लॉकचेन का नहीं, पार्ट नोट्स नहीं के है। अंदर सर, नोट्स के अंदर तो आ रही होती है ना उनकी, नहीं यानी तो नंबरिंग वो ट्रांजैक्शंस की। आ भी रही होती है, तो वो ट्रांजैक्शन कब कंप्लीट होती है? जब एक जगह से दूसरी जगह तक जो है वो ट्रांसफर कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक पूरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होती। तो वो उसको बीच में कोई मिड में कोई हैक नहीं कर सकता। ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुई तो उसका मतलब वो रिवर्स हो जाएगी, वापस चली जाएगी। यानी वो आपने जब कमाल जी, मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं इसमें। जी सर सर। मैं एक दफा तो सवाल पूछ लूं और फिर आप उसके उसके मुताबिक भी गाइड कर दीजिएगा कि अगर इसका मतलब है, अगर एक ब्लॉक नहीं बना तो जितनी नोड्स हैं या जितनी ट्रांजैक्शंस अभी पेंडिंग हैं, वो सारी जो हैं वो अभी तक वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट ही नहीं हुई, मतलब वो अभी बिल्कुल पेंडिंग में है ट्रांजैक्शन। ऐसा ही है, जो ट्रांजैक्शन ब्लॉक का पार्ट नहीं बनी, वो ट्रांजैक्शन पेंडिंग में रहेगी। अच्छा, ये नज़ीर ने क्वेश्चन पूछा था ना कि ये कैसे होगा। इसमें देखिए ये होता है, जब आप ट्रांजैक्शन भेजते हैं ना, आपका क्वेश्चन ये था कि मैं ट्रांजैक्शन भेजता हूँ और जो बिटकॉइन का जो ब्लॉकचेन है वो 10 मिनट लेता है एक ब्लॉक बनाने में, उसके बाद वो कंफर्मेशन आती है। तो जब आपने अपनी ट्रांजैक्शन साइन की है तो आप अपनी ट्रांजैक्शन को साइन करेंगे अपनी प्राइवेट की से, तो वो प्राइवेट की आपके अलावा किसी और के पास नहीं होगी। अगर आपकी प्राइवेट की कंप्रोमाइज होगी या किसी और के पास है, फिर तो आपके सारे फंड चले जाएंगे ना। ऐसे ही है जैसे बैंक का पासवर्ड आपने किसी को दे दिया, तो जब आपने अपनी प्राइवेट की से साइन करके उसको फ्लड कर दिया ब्लॉकचेन में ऑथराइजेशन के लिए या कंफर्मेशन के लिए, तो वो इतना इजी नहीं है किसी को उसको जो है हैक करना, क्योंकि वो आपके साइन से लॉक हो चुकी है ट्रांजैक्शन। जब वो ब्लॉकचेन में जाएगी तो जो नोड्स होंगी, मिंटर होंगे, वो क्या करेंगे, वो जस्ट ये वेरीफाई करेंगे कि आपके साइन उस पे हुए हैं और ये जो फंड यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहे हैं, वो उसकी अथोराइजेशन देंगे या उसकी कंफर्मेशन देंगे। तो आपकी ट्रांजैक्शन को वो ऐसे ओपन नहीं कर सकेंगे। या तो अच्छा, लेट्स से कि आप कहते हैं कि नहीं, बिटवीन दिस 1 to 2 मिनट कोई उसको चेंज कर दे। ओके, लेट्स से किसी ने चेंज कर दिया। अब वो जो रिकॉर्ड हुई है ट्रांजैक्शन, उसमें यूटीएक्स होते हैं,
मतलब कि जो अनस्पेंडिंग बिटकॉइंस होते हैं वो तकरीबन इस वक्त कुछ 25,000 नोड्स के ऊपर रिकॉर्ड है। तो वो एक नोड तो रिकॉर्ड चेंज कर देगी रिकॉर्ड को, जो बाकी नोड्स होंगी वो उसको चेंज नहीं कर सकती ना। वो जैसे ही ट्रांजैक्शन फ्लड होगी, जिसके पास जाएगी वो देखेंगे कि ये इसका जो प्रीवियस ऑनर था वो इससे मैच कर रहा है, उसके पास इतने फंड्स हैं, वो उसको शो करेगा नहीं, इसके पास तो है ही नहीं, वो वहीं पे रिजेक्ट हो जाएगी ट्रांजैक्शन। या तो पूरे का पूरा लेजर चेंज हो ना, फिर आप कह सकते हैं कि जी इसके अंदर जो है आप उसको टेम्पर कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। किसी एक ट्रांजैक्शन को इस तरह से चेंज नहीं किया जा सकेगा। जी 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 थैंक यू। तो सर बहुत शुक्रिया आसिम, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी सर तरीके ये से बात अभी भी समझ में नहीं आई कि सर जी आपने जैसे लास्ट वीडियो में कहा था कि हमारा जो दूसरा ट्रांजैक्शन जो हमने क्रिएट की थी वो एक ही कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, ठीक है, जो आप वहाँ पे शो भी कर रहे थे इथर स्कैन पे कि वो दोनों एक साथ शो हो रही थी, ठीक है। तो अब हम ये कैसे कह सकते हैं अगर हमने किसी के अकाउंट में 2 इथर भेजे हैं और किसी के अकाउंट में 3 इथर भेजे हैं, तो हम ये कैसे कह सकते हैं ये दोनों हमारी ट्रांजेक्शन एक ही कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है? ये हाँ, तो समझ एक में ही नहीं आया। कॉन्ट्रैक्ट से आप डिफरेंट ट्रांजैक्शन भेज सकते हैं ना। अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इतना अमाउंट अवेलेबल है कि आप लाइक 10 डिफरेंट नोट्स को भेजना चाहें या 10 डिफरेंट एड्रेसेस को भेजना चाहें तो भेज सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो फिर हम उसे कहेंगे कि हमारे एक कॉन्ट्रैक्ट की सारी ट्रांजैक्शन है। हाँ हाँ ठीक है सर। नहीं, इनको शायद वो मेरे ख्याल ब्लॉक की कंफ्यूजन हो रही है, वो शायद नहीं कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉक को की नहीं, ये सही एक्चुअली सर लास्ट टाइम हम लोगों ने जो जी आपको जी थोड़ा सा आज प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें और थोड़ा सा आपको समझ जी में जी आ जाएगा। मैं इसमें इसको लेके चलते हैं। ठीक है जी, आज हम लोग अपना नेक्स्ट सर एक टेक्निकल सी चीज थी। पूछिए। वो सर मैं मतलब यही फर्स्ट एप्लीकेशन ये हेलो हॉट डैट के डिप्लॉय करा था, बट ये जो लेकिन वो मेरे वो इथेरियम की इनसफिशिएंट बैलेंस का एरर आ रहा था। मतलब मेरे पास फिर इथेरियम नहीं, फॉसेट से मैंने बाय करने की कोशिश किया, मत वो एरर है, मुझे बाय नहीं हुआ है। वो तो आप जरा खुद एक्सप्लोर करें, R&D करें कि फॉसेट ईथर किस तरह मिलेंगे। तो वो मैंने आपको साइट भी भेजी है, लिंक भेजा है, तो उसके थ्रू आप इसको सर खुद एक्सप्लोर सर करें। मुझे भी काफी इश्यू होता रहा है। फिर मैं काफी सारे टेस्ट किए थे, कोवन का, इनका, रिंक बी का, तो फिर आखिर में जाके गोरिल्ला का जो है ना फॉसेट, उससे बहुत आराम से मुझे फौरी तौर पे मिल गए थे। तो उसको का लिंक टेस्ट कर भाई लीजिए। अगर नहीं, शेयर कर दो। इसमें भी मिल जाता है फॉसेट। आप इसको सिंपली फॉसेट लिखेंगे यहाँ पे, फॉसेट फॉर इथेरियम रिंग के भी, तो ये इसमें काफी आपकी साइट्स हैं। एक तो ये अभी मैंने आपको टॉप ऑफ द टॉप बताई, अभी रिंग का भी किस तरीके से ले सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे एक और साइट है जो कि आपको 0.1 इथर बहुत आसानी से दे सकती है। फॉसेट चेन लिंक, ठीक है ना। फॉसेट चेन लिंक के अंदर हाँ, ये बहुत ही आसानी से आपको, फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया कि अपना ऑप्शन है मेरे पास, अब मैं जाता हूँ इनके भी, ठीक है, अपना एड्रेस कॉपी करता हूँ। मेरे पास 3.06 है ना अभी। मैं चाहता हूँ कि मुझे 0.5, आई एम नॉट रोबोट, सेंड रिक्वेस्ट। क्या करेगा, वेटिंग फॉर कंफर्मेशन, और कुछ देर बाद मेरे पास यहाँ आ जाएगा 0.1 टेस्ट ईथर मेरे पास पहुंच जाएंगे। इसने 0.1 टेस्ट ईथर भी दे दिए मुझे, और लिंक भी दे दिए, 10 लिंक भी दे दिए। तो ये तो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा, इस पे चले जाएं आप। ठीक का है जी। लिंक शेयर कर दो चैट में। हाँ, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। सर ये टेस्ट लिंक क्या है, इनके बारे में बताइएगा। देखिए, आप जब हम लोग डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं तो हमारे को ईथर रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो ईथर जाहिर बात है, अब मैंने कोई डेवलपमेंट की तो अब मैं रियल ईथर तो कंज्यूम नहीं करूंगा। ईथर इज अ मनी, सही है। और अभी का जी अगर एक ईथर की बात करें तो $3,500 का एक ईथर है। तो अब जाहिर बात है, मैं छोटी मोटी कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट करता हूँ, अपना टेस्टिंग करता हूँ, तो मुझे तो रियल ईथर की बजाय टेस्ट ईथर चाहिए होते हैं। तो वो टेस्ट ईथर जो है मैं इन डिफरेंट साइट से जाके अपने पास एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये फॉसेट करेंसी कहलाती है बेसिकली, ठीक ठीक है। अच्छा जी, अब मैं टाइम को जाया किए बगैर अपने मेन टॉपिक पे आता हूँ।
हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है वो हेलो वर्ल्ड की एप्लीकेशन क्रिएट कर ली थी। हमने हार्ड हैट को अपने पास इंस्टॉल कर लिया था। लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि आप लोग जाके टाइप स्क्रिप्ट के थ्रू हार्ड हैट को अपने पास इंस्टॉल कर लीजिएगा, और मैंने पूरा कंप्लीट फॉर फ्रेश प्रोजेक्ट यू नीड टू फॉलो दिस स्टेप। तो होप आप लोगों ने इस स्टेप को फॉलो भी किया होगा और ये आपके पास हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, जब ये हो जाएगा तो आपके पास कुछ इस तरह की पिक्चर आ जाएगी सामने आपके पास। जब आपने लाइक मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया, प्रोजेक्ट का नाम हमने 01 रख दिया, और 01 में आपके पास लेफ्ट साइड पे ये पूरा कंप्लीट आपके पास कॉन्ट्रैक्ट्स प्लस स्क्रिप्ट ये सारा उसने मुझे बना के दे दिया है। ठीक है, अच्छा लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने रिंकेबी को यूज किया था, और रिंकेबी के अंदर हमने अपने पास इंस्टॉल करके एक हमने वो बनाया, सीक्रेट कोड बनाया था, जिसपे हमने जेसन फाइल के थ्रू को यूज करते हुए जेसन फाइल को यूज करते हुए उसके अंदर हमने सीक्रेट लिखा था। लेकिन क्या होगा कि अब अगर मैं वो अपना कोड किसी से शेयर करूं तो वो जेसन फाइल भी शेयर हो जाएगी, और जेसन फाइल के अंदर डेफिनेटली मेरे पास मेरी सारी प्राइवेट की और सारा कुछ लिखा हुआ है, तो वो तो सही नहीं होगा। तो अब उसकी बजाय क्या करूं कि मैं इसको ऐसा काम करूं कि अगर मैं अपना कोई कोड शेयर भी करूं तो वो मुझे जो है वो लाइक मेरी प्राइवेट की या मेरी जो कीज है वो कहीं पे किसी से शेयर नहीं हो। तो उसके लिए हमारे पास जो हार्डनेट ने एक इन्वायरमेंट हमारे को दिया है, उसमें एक इन्वायरमेंट वेरिएबल के नाम पे हम लोग इजीली क्रिएट कर सकते हैं। इस इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर हमसे बेसिकली तीन चीजें पूछेगा। हम ईथर स्कैन ईपीआई को आज डिस्कस नहीं करेंगे। एक तो यूआरएल पूछेगा रॉबस्टन का, और एक प्राइवेट की पूछेगा। प्राइवेट की क्या होगी, अगेन जो मेरी मेटामास्क की प्राइवेट की होगी वो मैं इधर डालूंगा, और रॉबस्टन यूआरएल जो मेरे पास हमने लास्ट टाइम अल्केमी के अंदर यूआरएल क्रिएट किया था उसी को मैं इधर डालूंगा। तो इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले एक क्रिएट कर लेते हैं डॉट ई की फाइल ई। ये मैंने डॉट ई फाइल क्रिएट कर ली, और मैं जो मेरे पास सैंपल में पड़ा हुआ है मैं इसमें कॉपी करके डॉट ई पे लेके चले जाता हूँ। ठीक है, डॉट ई पे मैं इथर स्कैन एपीआई की मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको मैंने रिमूव कर दिया है। अच्छा, अब जो सबसे पहला जो मेरे पास है यूरोपस्टन्स का यूआरएल, मैं दोबारा जाता हूँ अल्केमी के साइट पे। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा स्लो स्टेप में चल रहा हूँ ताकि आप लोग मुझे फॉलो भी कर सको, और चाहो तो इसको इस इन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए प्रैक्टिस भी कर सको। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत एसेंस है आपके लिए। अगर आपने इस लेवल पे बेसिक चीज़ें कवर कर ली तो आगे जाके इंशाल्लाह आपका काफ़ी हाथ स्ट्रांग हो जाएगा। अच्छा, मैंने ऑलरेडी जो है वो बूट कैम्प 2 के नाम पे क्रिएट कर ली है। मैं दोबारा से बता देता हूँ एप्लीकेशन किस तरह क्रिएट होगी। आप इसमें क्रिएट एप्लीकेशन के बटन को क्लिक करेंगे, इसमें आप एप्लीकेशन का नाम देंगे, क्या एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं उसकी डिस्क्रिप्शन देंगे, इधर डेवलप एनवायरनमेंट देंगे, क्योंकि मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ तो डेवलपमेंट सेलेक्ट कर लूंगा। चेन, कौन सी चेन पे काम कर रहा हूँ, इथेरियम पे काम कर रहा हूँ, और नेटवर्क इसमें दिया हुआ है। लास्ट टाइम मैंने रिंकेबी को सिलेक्ट किया था, आज मैंने रॉबस्टन को सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर ली एप्लीकेशन अपने पास। और जब मैं इसकी व्यू डिटेल देखता हूँ तो मैं व्यू डिटेल पे आता हूँ और व्यू की के करता हूँ, तो व्यू की के अंदर मेरे पास उसने की दे दी है। तो मैं इसको की को कॉपी करता हूँ, और की को कॉपी करके मैं अपने पास जब इधर जाता हूँ तो मैं इजीली यहाँ पे ये पूरा का पूरा यहाँ तक तो यूआरएल सेम रहेगा, लेकिन मेरी की को ये रिप्लेस कर देगा। ठीक है जी, ये इसने मेरे पास मैं की लेकर आ गया। अब मैं थोड़ा सा ऑफलाइन जाऊंगा ताकि मैं अपना प्राइवेट की को पेस्ट कर सकूं यहाँ पे।
जी, मैंने अपनी प्राइवेट की .env फाइल के अंदर पेस्ट कर दी है। अच्छा, अब लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि देखा था कि एक हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट है ग्रीटर का कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसने सारा हमारे को एक कंप्लीट एक कॉन्ट्रैक्ट बना के दे दिया। ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा सॉलिडिटी 8 वर्जन को यूज करते हुए बना हुआ है। इसमें हमने हार्डहेड console.sol को इंपोर्ट किया हुआ है। इसके अंदर बेसिकली इसने कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। कंस्ट्रक्टर के अंदर उसने ग्रीटिंग्स के अंदर इसको स्ट्रिंग में जो हम लोग जो भी ग्रीटिंग पास करेंगे वो उसके ग्रीटिंग के वेरिएबल के अंदर उसने स्टोर कर दिया है। अच्छा, एक और फंक्शन इसके अंदर है जो कि नाम ग्रीट के नाम पे है। बेसिकली इसके अंदर ये व्यू का फंक्शन है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि देख सकते हैं कि ग्रीट के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है। तो बेसिकली ये फंक्शन क्या करेगा, ग्रीट हम लोग रन करेंगे तो जो भी हमारे पास वेरिएबल के अंदर वैल्यू होगी वो हमारे को रिटर्न कर देगा। इसी तरीके से एक और फंक्शन है सेट ग्रीटिंग का फंक्शन क्या करेगा कि अगर हमें अपनी जो वैल्यू है ग्रीटिंग की उसको कुछ और चेंज करना है, जो कि हमारी स्टार्ट की जो हमने वैल्यू पास की थी उसके अलावा कुछ और चेंज करना है, तो वो इजीली हमारे को हेल्प करेगा कि इसके अंदर वैल्यू हम चेंज कर सकें। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। जो हमारे पास सॉरी मैं जो हमारे पास की होगी वो बेसिकली वो आपका इथेरियम की होगी जो आपके पास प्राइवेट की होती है। नहीं, प्राइवेट की इथेरियम की नहीं होगी, आपके वॉलेट की होगी। अच्छा, वो ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना वॉलेट की किस तरह। मैं दोबारा से आपको बताता हूँ, उधर तक जाता नहीं हूँ मैं। आप जाएंगे सिंपली अपना मेटामास्क को क्लिक करेंगे। मेटामास्क को क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 डॉट्स आ रहे हैं, ठीक है। 3 डॉट्स को क्लिक करेंगे, आपने अकाउंट डिटेल पे क्लिक करना है। अकाउंट डिटेल में आपने लिखना है एक्सपोर्ट प्राइवेट की। आप इधर पासवर्ड डालेंगे, आपके पास कॉम्बो बॉक्स में प्राइवेट की आ जाएगी, उसको कॉपी करके आपने उधर डालना, सिंपल, ठीक है जी। अच्छा, अब हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे पास स्क्रिप्ट है, क्योंकि हम लोगों ने क्या करना है कि स्क्रिप्ट को रन करते हुए अपने कॉन्ट्रैक्ट को भी डिप्लॉय करना है और अपने कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यूज को भी बेसिकली देखना है। तो इसमें हमारे पास हमने क्या किया कि जो भी लाइक इसके अंदर बाय डिफॉल्ट फंक्शन लिखे हुए हमने इसको अभी हम इसको टच नहीं करते। इसमें क्या कर रहा है कि ग्रीटर के अंदर जो है वो जो हमारे पास गेट कंस्ट्रक्ट फैक्ट्री से ग्रीटर की वैल्यू उठाता है और उसको हमारे पास इसके अंदर डिप्लॉय कर देता है, और ये हेलो हार्डहेड के नाम पे इसके अंदर वैल्यू ट्रांसफर करेगा और ये इसको कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर देगा। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर देगा ये हमारे को लॉग के अंदर दे देगा कि किस एड्रेस के ऊपर वो डिप्लॉय हुआ है बेसिकली। अच्छा, इसको हम लोग क्या करते हैं कि हमने लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था कि किस तरीके से हम लोग इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने का तरीका वही है, npx हार्डहेड कंपाइल में लिखूंगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सिंपली मुझे मेरे जो सॉलिडिटी फाइल है उसको कंपाइल कर देगा। अगर उसके अंदर कुछ चेंजिंग होगी तो चेंज कर देगा, अदरवाइज ये बोल देगा कि देयर इज नथिंग टू चेंज, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है। जी पूछेगा। अगर मुझे सॉलिडिटी का कंपाइलिंग जो वर्जन है उसको चेंज करना है तो हो सकता, पॉसिबल है ये? राइट नाउ हाँ, कैसे होगा चेंज? कैसे होगा चेंज? आप यहाँ जाएंगे या आपके पास वर्जन लिखा हुआ है, इधर जाके आप चेंज कर देंगे जो आपकी सॉलिडिटी की फाइल है, ठीक है। अच्छा, मैंने ट्राई किया था लेकिन मुझे एरर दे रहा था, ये नहीं कर रहा था इसको कंपाइल। बट बेसिकली मैंने इधर चेंज कर दिया था वर्जन, लेकिन कंपाइलिंग टाइम पे ना वो मुझे एरर दे रहा था क्योंकि मैं मेरा जो कोड था वो पुराने उस पे था, पुराने वर्जन पे था 0.5। तो आपको वर्जन भी चेंज करना पड़ेगा। एक मिनट बताता हूँ आपको।
सर मैं की उसमें पुट कर रहा हूँ लेकिन वो एरर दे रहा है, कह रहा है कि की जो है शॉर्ट है या इस तरह का कोई एरर दे रहा है, इनवैलिड अकाउंट ये कहाँ पे वो। दे रहा है एरर? जब मैं की इसकी डाली है ना की इसमें जो हमारे पास जेसन फाइल है बेसिकली, मैं पिछला हाँ उसको, हाँ, तो उसकी मैंने की पेस्ट करके डाली है तो वो कह रहा है कि इनवैलिड है। एक काम कीजिएगा ना, ये आप इसको क्लास के बाद इसको स्टेप को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको इसके थ्रू जो है वो काफ़ी वो हो जाएगा। जैसे अगर आप environment डॉट एग्जाम्पल की फाइल को मैं अगर ले लूँ, environment डॉट तो आपने सिंपली जो अल्केमी की है वो यहाँ पे पेस्ट करनी है, जो अपनी प्राइवेट की है वो यहाँ पेस्ट करनी है। इसमें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। नहीं असल में मैं पिछले को लेके चल रहा हूँ, जो पिछले क्लास में हमने किया था ना वो स्क्रिप्ट या जेसन बना के, तो उसमें वो हाँ, वाली मैं कर रहा हूँ, लेकिन अच्छा उसमें अच्छा, ये इशू। वही मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी क्या है, अच्छा हम लोगों के पास अभी मैं क्या हूँ, हार्ड हैट कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर हूँ, ठीक है। हार्ड हैट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपने जब वो अपना वर्जन चेंज करेंगे सॉलिडिटी का, तो यहाँ भी चेंज करेंगे ताकि ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन रिकंसाइल हो जाए जो आप कॉन्फ़िगरेशन यूज कर रहे हैं। तो मेक श्योर कि अगर आप 7 कर रहे हैं तो इधर भी 7 होना चाहिए, 6 कर रहे हैं तो इधर भी 6 होना चाहिए, 8 कर रहे हैं तो 8 करना, 8 इधर भी 8 होना चाहिए। अभी मैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली 8.4 वर्जन को यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे 8.4 लिख रहा हूँ। अभी फिलहाल मुझे इन एपीआई की और इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको इजीली डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे से इसको डिलीट कर दिया और मैं इसको चाहूँ तो सेव कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा सेव करने के बाद क्या होगा कि अब जब मैं अपना स्क्रिप्ट चलाऊंगा, तो स्क्रिप्ट में जो यूआरएल है यहाँ पे, वो जो अल्केमी का यूआरएल है वो यहाँ पे उठा के इसको लिंक कर देगा, और जो मेरी प्राइवेट की है, अकाउंट्स की जो प्राइवेट की है, उसको प्राइवेट की को आके यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिंक कर देगा। तो ये आपको सिंपली आपने एनवायरनमेंट फाइल के अंदर जो अपनी प्राइवेट की और अल्केमी की जो आपने यूआरएल दिया है वो आपने सही प्रॉपर्ली डिफाइन कर देंगे, तो यहाँ पे आपको मसला नहीं होगा। ठीक है जी। अच्छा अब मैं इस लेवल पे आ गया हूँ कि मैं इसको कंपाइल करने के बाद इसको अब मैं डिप्लॉय करने के इस पे स्टेज पे आ गया हूँ। तो मुझे डिप्लॉयमेंट करने के लिए हमने लास्ट टाइम भी क्या देखा था कि हमने लिखना था npx hardhat रन और स्क्रिप्ट्स। ठीक है, ये वाला जो हम लोग स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, डिप्लॉय वाला स्क्रिप्ट को रन करूंगा, स्क्रिप्ट्स बैकस्लैश आपका डिप्लॉय डॉट टीएस। ठीक है, क्योंकि मैं टाइप स्क्रिप्ट में लिख रहा हूँ, तो मुझे क्या होगा कि ये क्या करेगा, ये डिप्लॉय को ये टाइप स्क्रिप्ट को यूज करते हुए डिप्लॉय कर देगा मेरे स्क्रिप्ट को। अच्छा अभी मैंने कोई भी नेटवर्क यूज नहीं किया, लेकिन फिर भी क्या करेगा कि ये डिप्लॉय करेगा और मुझे एक एड्रेस क्रिएट करके दे देगा, जनरेट करके दे देगा, लेकिन वो अभी मैं कहीं पे यूज नहीं कर सकता हूँ, कहीं पे लाइक इसको कॉन्ट्रैक्ट को रिट्रीव नहीं कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं npx hardhat run script स्लैश डिप्लॉय डॉट टीएस लिखता हूँ, तो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सा मैं नेटवर्क यूज कर रहा हूँ। तो थोड़ी देर हम लोग वेट करते हैं। ठीक है, इसने क्या किया कि ये ग्रीटर डॉट डिप्लॉय इस एड्रेस को यूज करते हुए इसने डिप्लॉय कर दिया, लेकिन अभी मैं इसको कहीं पे देख नहीं सकता हूँ। इसको देखने के लिए मैं सिंपली क्या करूंगा कि डैश डैश नेटवर्क। अच्छा मेरे पास अब या तो मैं इथेरियम का नेटवर्क यूज करूं, या मैं अपना लोकल नेट नोड भी यूज कर सकता हूं। ठीक है, क्योंकि मैं इथेरियम को मैं ऑलरेडी डिप्लॉय कर चुका हूं, की बता चुका हूं, तो मैं इजीली जो है रॉबस्टन का नेटवर्क यूज करते हुए, रॉबस्टन को यूज करते हुए मैं इजीली अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर सकता हूँ। तो मैंने जैसे ही डैश डैश नेटवर्क लिखा, ये क्या किया है कि इसने अल्केमी पे जाके देखेगा कि रॉबस्टर्स की का क्या पड़ी हुई है, वो जाके मेरे वॉलेट को कनेक्ट करेगा, और वॉलेट को कनेक्ट करते हुए रॉबस्टन के अंदर जो है वो
कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर देगा और कॉन्ट्रैक्ट का क्रिएट करने के बाद मुझे कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस भी दे देगा। सर मेरे पास एरर आ रहा है, रॉबस्टन नेटवर्क डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपने स्पेलिंग वगैरह में मिस्टेक कर रहे होंगे या कुछ दिखेगा। सेम यही एरर, यही चीज दिख रहा है। देखिए मेरे पास तो हो गया डेप्लॉय, ठीक है। अब ये डिप्लॉय हो गया तो अब मुझे क्या, ये जाहिर बात है रेफरेंस के नेटवर्क पे नजर भी आना चाहिए सेम कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं जाता हूँ रॉबस्टन को के नेटवर्क पे जाता हूँ और सेम यही वाला जो मेरे पास एड्रेस है मैं कॉपी करता हूँ, इसको देखूंगा। ये देखिए 54 सेकंड पहले इसने ये कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया है, ठीक है जी। ये कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो गया। इसके अंदर जो फंक्शन है ग्रीट का, हेलो हार्डर, इसी तरीके से राइट कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास आ गया। अब इसको मैं इजीली जो है वो इसके अंदर प्ले अराउंड कर सकता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग इसको अपने ही जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। जो हम लोगों ने ये क्या करते हैं कि एक और हम लोग वो लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं। स्क्रिप्ट हम लोग नया स्क्रिप्ट बना लेते हैं। इसके अंदर मैं करता हूँ इसको कॉपी पेस्ट कर लिया मैंने, इसको मैं करता हूँ। मुझे करना यह है कि ग्रीटिंग्स को अपनी सेट करना है, ठीक है ना। मैंने लिखा सेट ग्रीटिंग्स, ठीक है जी। मैं सेट ग्रीटिंग्स को लिखता हूँ और मैं सबसे पहले करता ये हूँ कि ये इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि हमारे पास थोड़ी स्पेस आ जाए और हमें पता चले हम लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है जी। सारा फंक्शन वही होगा। ईथर को मैंने हार्ड से मूव करना है मेरे पास यहाँ पे। अच्छा, दो दो चीजें मैं आपको बताना भूल गया। अब जैसे हम लोग इसको कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करते हैं, कंपाइल करते हैं, तो हमारे पास दो चीजें क्रिएट होती हैं। एक तो आर्टिफैक्ट्स क्रिएट होते हैं। आर्टिफैक्ट्स के अंदर क्या होता है कि ये इसने जेसन क्रिएट कर दी कि ये ग्रीटर के नाम पे जितना भी हमारे पास इसके आर्टिफैक्ट्स हैं वो कर देगा और बाइट कोड क्रिएट कर देगा। यानी मेरे कॉन्ट्रैक्ट का बाइट कोड उसने क्रिएट कर दिया और ऑटोमेटिकली मुझे सारे आर्टिफैक्ट्स दे दिए बेसिकली कि इसके अंदर इसके इनपुट्स क्या है, इसके आउटपुट्स क्या है, इसके अंदर पैरामीटर्स के वैल्यू क्या है। बेसिकली इसकी मुझे ज़रूरत कब पड़ती है, जब मैं कोई इंटरफेस वगैरह बनाऊंगा अपना डेप्स को लिखते हुए। तो जब वो इंटरफेस क्रिएट करूंगा तो डेफिनेटली मुझे कुछ ना कुछ एपीआई का सहारा लेना पड़ेगा जिसके थ्रू मैं अपना फ्रंट एंड डेवलप कर सकूंगा। तो ये पूरा कंप्लीट मुझे एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू मैं इजीली अपना इंटरफेस क्रिएट कर सकता हूँ। इसके अलावा उसने मुझे क्या किया कि एक और क्रिएट करके दिया फैक्ट्रीज टाइप चेन की। टाइप चेन के अंदर फैक्ट्रीज को क्रिएट करके दे दिया जिसमें इसने ग्रीटर डॉट फैक्ट्री को क्रिएट कर दिया। इसके अंदर क्या किया है कि पूरा मेरे पास एपीआई क्रिएट कर दिया उसने। उसके अंदर के कौन कौन से इनपुट्स हैं, उसके अंदर इनपुट्स के क्या क्या टाइप है, क्या नाम है, उसकी स्ट्रिंग की टाइप क्या है, तो वो सारी चीजें उसने मुझे उसके अंदर एक फैक्ट्री के अंदर क्रिएट करके दे दी। तो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर उसने मुझे हार्डहेड के अंदर ये दो फाइल्स क्रिएट करके दे दी ताकि मैं इसके अंदर अगर कुछ कस्टमाइजेशन करना चाह रहा हूँ या इसके थ्रू मैं कोई वेरिएबल को चेंज करना चाह रहा हूँ, कुछ वेरिएबल पास करना चाह रहा हूँ, तो वो मैं इजीली कर सकता हूँ। तो मैं अब वही कर रहा हूँ कि सेट ग्रीटिंग्स को यूज करते हुए मैं जाके क्या करूँगा कि अपने जो जो मेरे पास फंक्शन लिखा हुआ है उसकी वैल्यू को चेंज करूंगा। जो कि हमने जो ग्रीटर का ये वाला फंक्शन है, अभी इसके अंदर हेलो हार्डर लिखा हुआ आ रहा है ग्रीटिंग की, इसकी वैल्यू को चेंज करने के लिए मैं अपनी प्रोग्रामेटिकली चेंज करूंगा इसको। तो इसको करने के लिए क्या करता हूँ मैं, मेरे पास है कॉन्स्ट ग्रीटर का, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, तो फैक्ट्री को यूज करते हुए फैक्ट्री, ठीक है, ग्रीटर फैक्ट्री को मैंने यूज किया यहाँ पे और मैं लिखता हूँ अवेट गेट ग्रीटर फैक्ट्री। इसके अंदर जो ग्रीटर का फंक्शन है उसको मैं उठा लेता हूँ, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि अगेन मैं फैक्ट्री को यूज करते हुए प्रिंटर इसको यूज करता हूँ मैं इसमें डिप्लॉय हेलो एवरीवन। ठीक है जी, यहाँ पे ग्रीटर डॉट डिप्लॉयड मैंने कर दिया इसके अंदर, और फिर कंसोल डॉट लॉग में ग्रीटर डॉट डिप्लॉय ग्रीटर डॉट करूँगा। अच्छा, इसमें मैं क्या करता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग के बाद मैं एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ अपने पास। इसमें इसको दे देता हूँ मैं नाम रिजल्ट का, और अवेट ग्रीटर डॉट रीड। इसको मैंने इसके अंदर रिजल्ट के अंदर ग्रीटर डॉट रीड को मैंने मूव कर दिया, और फिर मैं इसको कंसोल पे अपने कंसोल डॉट लॉग पे प्रिंट करा लेता हूँ। इसको मैं लिख देता हूँ द रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट। ठीक है जी, इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करके अच्छा, मेरे पास अब क्या है कि मैंने सेम इसको डिप्लॉय करना है सेट ग्रीटिंग्स के नाम पे, सेट डैश ग्रीटिंग्स डॉट टीएस। इस वाले को मैंने स्क्रिप्ट को चलाना है, और ये क्या करेगा कि ग्रीटर को डिप्लॉय कर देगा नए एड्रेस के अंदर, और मुझे एक तो दो वैल्यूज देगा, एक तो मेरे पास एड्रेस दे देगा, और दूसरा जो वैल्यूज मैंने इसमें सेट की है रिजल्ट के अंदर वो मुझे दे देगा, जो ग्रीट के अंदर सेट हुई है वैल्यू। सर हम रिजल्ट को टाइप दे सकते हैं? सॉरी सर हम रिजल्ट का जो वेरिएबल है इसको कौन सी टाइप दे सकते हैं? टाइप रिजल्ट का वैल्यू वेरिएबल बेसिकली इधर तो हम लोग एज ए टेक्स्ट ले रहे हैं उसको। ठीक है जी,
अच्छा देखिए, मैंने जो वैल्यू पास कराई थी इसके अंदर हेलो वर्ल्ड उसके अंदर मूव कर दिया उसके अंदर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मेरे पास ये वाला कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुआ हुआ है, सही है। इसने नया कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्रिएट किया है। अगर मैं इसको दोबारा देखूं, इसने जाके नया एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर दिया है, जो कि अभी 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 इसने क्रिएट किया है। अब क्या हो कि मैं ये चाह रहा हूँ कि इसमें जो इसकी वैल्यू है वो सेम एड्रेस यूज करते हुए मुझे अब अ, एक ही कॉन्ट्रैक्ट को मुझे यूज करना है। अभी आप किसी ने क्वेश्चन किया था ना कि मैं एक ही कॉन्ट्रैक्ट में किस तरीके से मल्टीपल ट्रांजेक्शन पास कर सकता हूँ। तो एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैं एक और ट्रांजेक्शन पास करते हुए उसके अंदर में जो वैल्यू चेंज करनी है, तो उसको मैं बेसिकली किस तरीके से कर सकता हूँ, उसमें क्या करना पड़ेगा मुझे मुझे थोड़ा सा इसमें लाइक इसमें यहाँ पे हमारे पास जो गेट फैक्ट्री है, यहाँ पे मुझे इसको तो ये रहेंगे, यहाँ पे ग्रीटर डॉट डिप्लॉय को मुझे अटैच करना पड़ेगा। ये बेसिकली अटैच हो जाए, ठीक है। और जो हमारा एड्रेस है ये वाला, ठीक। अच्छा, क्योंकि अब मुझे तो डिप्लॉयमेंट करनी ही नहीं है, तो मैं इसको इजीली डिप्लॉय को डिलीट कर सकता हूँ। अच्छा, अब जो है मैंने क्या करना है, ग्रीटर डॉट एड्रेस जो है इसको मुझे करना है कि ग्रीटर डिप्लॉय टू की बजाय ऐड, ठीक है। क्योंकि वही वाला एड्रेस है जो कि, क्योंकि मैं तो चेंज कर ही नहीं रहा हूँ एड्रेस को, तो सेम उसी एड्रेस को यूज करते हुए मैं इसको इसमें लेकर आ जाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि जो मेरे पास रिजल्ट है, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं कंस्ट्रक्ट ट्रांजैक्शन के नाम पे होगा इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजैक्शन, यस। कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजैक्शन के अंदर इसके नाम का एक वेरिएबल है, इसको मुझे यूज करते हुए मैं क्या करूँगा, वेट ग्रीटर डॉट डॉट सेट सेट ग्रीटिंग के नाम पे मेरे पास फंक्शन है, जो कि हमारे पास अवेलेबल है वहाँ पे हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ कि जो भी अपडेटेड ग्रीटिंग्स हैं वो मैं लिख सकता हूँ, हेलो कैंपस, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जैसे ही मैंने इसमें लिखा और मुझे क्या करना है कि इसके अंदर मुझे रिजल्ट चाहिए कि जो भी इसके अंदर रिजल्ट आया वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर प्रिंट हो जाए। अब इसको देखते हैं कि क्या इसमें क्या करता है। मैं दोबारा चलाता हूँ। अच्छा देखिए, इसी एड्रेस को यूज करते हुए जो पिछला वाला एड्रेस यूज किया था उसी को यूज करते हुए ये क्या करेगा, उसी के अंदर डिप्लॉयमेंट की बेसिकली, और पूरा इसने एक हमारे को पूरा ट्रांजैक्शन हैश दे दिया। इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये हैश क्या होता है, किस तरीके से इसको हम लोग करते हैं। लेकिन ये है कि इसने क्या किया, पूरा एक ट्रांजैक्शन पास की, और उस ट्रांजैक्शन के थ्रू हमारे को इसने एक अगर हम लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जाएं, तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम लोग इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पे
सॉरी। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट को देखूं, देखिए मैंने सेट ग्रीटिंग के नाम पे एक वेरिएबल क्रिएट किया था, वेरिएबल मैंने एक फंक्शन पास किया था, उसने इस अकाउंट को यूज करते हुए, फ्रॉम अकाउंट डेफिनेटली मेरा अकाउंट होगा ये, और इसको यूज करते हुए इसने पूरी ट्रांजैक्शन हैश एक क्रिएट कर लिया। और जब मैं इसके अंदर आऊंगा, रीड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देखूंगा, तो इसके अंदर मुझे ग्रीट की जो वैल्यू है वो चेंज हुई हुई नजर आएगी। पहले इसने हेलो हार्ट लिखा हुआ था, अब लिखा हुआ है हेलो बूट कैंपर्स। ठीक है, तो उसने पूरा, मैंने एक उसी कॉन्ट्रैक्ट को यूज करते हुए उसमें नई वैल्यू पास की, ताकि वो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंटरेक्शन हुई और उसने कॉन्ट्रैक्ट ने इसके अंदर पूरी वैल्यू को चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये होप आप लोगों को इसमें थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि हम लोगों ने किस तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट को यूज करते हुए रॉबस्टर्स का नेटवर्क यूज करते हुए कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिफरेंट वैल्यूज को चेंज किया। ठीक है, आज अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम लोग लास्ट टाइम हम लोगों ने जो कवर कराया था, आप लोगों को एक असाइनमेंट भी दिया था मैंने, कि आप लोगों ने सॉलिडिटी के अंदर जाके जो हमारे पास ट्यूटोरियल है उस पे जाके आपने जो हमारा छोटा ये फर्स्ट एप्लीकेशन है, इसको आप लोगों ने खुद बनानी थी। तो कोई है, किसी ने अभी तक काम किया इस पे, किसी को सक्सेस हुई थी? चलें जी, सर अब आपने क्या कहा है, मुझे एक बार बता, रिपीट कर देंगे लास्ट क्या टाइम सॉल्व मैंने असाइनमेंट दिया था आप लोगों को, उसके आप लोग जो है इसको असाइनमेंट को कीजिएगा, इस एग्जाम्पल को यूज करते हुए। ये अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन आपने बनानी थी, तो चलें हम लोग मिलके बनाते हैं इसको। ठीक है, अच्छा इसको मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ अपने पास। कॉपी करने से पहले मैं एप्लीकेशन अपने कॉन्ट्रैक्ट पे जाता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट पे जाके मैं यहाँ पे एक इसी को कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लिया। मैं इसको रीनेम करता हूँ विद नेम ऑफ सॉलिडिटी टेस्ट। ठीक है, सॉलिडिटी टेस्ट के नाम पे मैंने इसको क्रिएट कर लिया। मैं अपने प्राग्मा सॉलिडिटी का वर्जन को नहीं छेड़ रहा, इसको कुछ भी नहीं कर रहा। मैं सिंपली क्या करूँगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट को रिमूव कर देता हूँ, ताकि मैं सर एक बार आप डिप्लॉयड डॉट टीएस पे जा सकते हैं? जी होल्ड कीजिएगा। ਹਾਂਜੀ ਗੋਪੀ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੇਸਟ ਆ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਮੈਂ ਪੈਰ ਧੋਣਾ ਸੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਆ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਇਟਲੀ ਵਾਲੇ। थोड़ा सा आप लोग अगर एथिक्स को महलूज से ख्याल रखें तो अपना म्यूट रखेगा माइक को प्लीज। ये हमारी रिकॉर्डेड सेशन चल रहा है तो अच्छा नहीं लगता इसमें। अच्छा, ये मैंने कॉपी कर लिया है इस अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट को, और मैं जाता हूँ और इसके अंदर क्या है कि मैंने इसी का नाम दे दिया कॉन्ट्रैक्ट सॉलिडिटी टेस्ट के नाम पे मैं कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। और इसके अंदर बेसिकली क्या होता था कि पहले जब हम लोग कंस्ट्रक्टर लिखते थे शुरू के जो वर्जन्स के अंदर, तो हम लोगों को इसको स्पेसिफिकली डिफाइन करना पड़ता था, ये पब्लिक है या क्या है। तो अभी इसको हम लोगों को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, तो इसको पब्लिक को मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर को लाइक नॉर्मल हम लोग इसी तरीके से कंस्ट्रक्टर पास कर देते हैं विदाउट डिफाइनिंग एनीथिंग। अच्छा, इसी तरीके से इसके अंदर हमने एक फंक्शन लिखा, फंक्शन का नाम हमने दिया गेट रिजल्ट। इसको हमने पब्लिक कहा और इसमें हम इसको व्यू की जगह हम प्योर कर देते हैं। व्यू और प्योर को मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, हम लोग जब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये व्यू क्या है और प्योर क्या है, तो इसको हम लोग देख लेंगे। अब ये मैंने सिंपली अपना एक कॉन्ट्रैक्ट लिख लिया है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारे पास आप देखेंगे कुछ वेरिएबल्स हमने क्रिएट किए। यू इंट का वेरिएबल है, इसका हमने नाम दिया हुआ है ए का, और इसके अंदर वैल्यू पास की हुई है 1 की।
आपको याद होगा जब हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर काम करते थे तो हम लोग स्पेसिफिकली इसके अंदर लिख लेते थे लेट ए, ठीक है, इस तरीके से, या सॉरी वार के नाम पे दे देते थे वॉर ए इज इक्वल टू वॉट एवर, ठीक है ना, इस तरीके से। लेकिन जब हम लोग सॉलिडिटी की बात करते हैं तो सॉलिडिटी के अंदर हम लोगों ने टिपिकली डिफाइन करना पड़ता है कि जो हम स्टोरेज जो वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं उस वैल्यू का स्टोरेज है क्या। अब आप हम लोग देखें यू इंट लिखा हुआ है तो यू इंट का मतलब है अनअसाइन इंटीजर। अनअसाइन इंटीजर का मतलब यह है कि इसके अंदर हम लोग नेगेटिव वैल्यूज को स्टोर नहीं कर सकते। अब जब हम लोग सॉलिडिटी की हम बात करते हैं तो सॉलिडिटी के अंदर हमारे पास यू इंट, मैं जैसे लिखता हूँ यू इंट, मैंने स्पेसिफिकली लिखा तो ये बाय डिफॉल्ट 256 है। अच्छा, यू इंट मैं 8 भी लिख सकता हूँ, यू इंट मैं 16 भी कर सकता हूँ, यू इंट मैं 32 भी कर सकता हूँ। अच्छा, यू इंट में 8 करता हूँ तो इसका मतलब है 1 बाइट। 1 बाइट के अंदर हमारे पास 256 कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यू इंट के अंदर अगर मैं 8 लिखता हूँ, यू इंट 8 करके, तो इसके अंदर मैं 0 वैल्यू से लेके 256 वैल्यू तक स्टोर कर सकता हूँ। अच्छा, इसी तरीके से इसका अगर मैं रिवर्सल देखूं, अगर मैं लिखता हूँ इंट 8, इंट 8 का मतलब ये है कि इसके अंदर मैं -124 से लेके +124 तक की वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, यानी कि माइनस में भी जा सकती है वैल्यू और प्लस में भी जा सकती है, जबकि अन इंटीजर के अंदर प्लस और माइनस दोनों के अंदर वैल्यू जा सकती है। अच्छा, अन इंटीजर और इंटीजर को हम लोग डिफाइन करने के लिए हमारे पास 8 भी कर सकते हैं, 16 भी होता है, 32 भी हो सकता है, यानी कि इसको हम 8 का इंक्रीमेंट लगाएंगे, 8, 16, 32, 64, 128, इस तरीके से। तो इसकी जरूरत क्यों पेश आई? इसलिए पेश आई कि हम जब सॉलिडिटी के अंदर या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम करते हैं तो एक एक वेरिएबल, जो भी स्टोरेज वेरिएबल हमारा होता है वो कुछ ना कुछ वैल्यू रखता है, उसके अंदर हमें कुछ ईथर कंज्यूम करने पड़ते हैं। तो हम लोगों ने जब भी सॉलिडिटी की प्रोग्रामिंग करनी है तो हमने मेक श्योर करना है कि जो भी हम इसके अंदर स्टोरेज वैल्यू लिखेंगे, बनाएंगे, उसकी जो है वो स्पेसिफिक हमने स्टोरेज का ख्याल रखना है कि इसके अंदर इससे ज्यादा स्टोरेज नहीं आए तो अननेसेसरी उसका हम लोग उस लेवल का वेरिएबल क्रिएट नहीं करें। ठीक है। अच्छा, अब मैं दोबारा आता हूँ इसके ऊपर। हमारा जो पहला प्रोजेक्ट है यू इंट, उसका मैंने वेरिएबल का नाम दिया a और उसके अंदर जो वैल्यू असाइन की मैंने 1 की असाइन कर दी। इसी तरीके से यू इंट b, इसके अंदर वैल्यू मैंने 2 असाइन कर दी। एक और यू इंट मैंने बताया, उसका वेरिएबल का नाम लिखा रिजल्ट, उसमें लिखा मैंने a प्लस b, यानी a प्लस b के अंदर जो वैल्यू है वो रिजल्ट के अंदर चली जाए। ठीक है जी, ये मैंने पूरा कंप्लीट अपने पास सेव कर लिया। इसको सेव करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ कि जो स्क्रिप्ट है हमारे पास डिप्लॉय का, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ अपने पास, कॉपी पेस्ट, और इसको मैं दे देता हूँ रीनेम करके डिप्लॉय सॉलिडिटी टेस्ट, और इसका टीएस का नाम मैंने दे दिया इसके अंदर ही। ठीक है जी। अच्छा, इसको क्या करें, अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी बहुत इन्हेंसमेंट करते हैं हम लोग। इन्हेंसमेंट के लिए हमारे पास सबसे पहले हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं, इसको भी रिमूव कर दिया हमने। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों के पास क्या है कि हमने एसिंक का फंक्शन लिख लिया। एसिंक के फंक्शन के अंदर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि ये कॉन्स्ट जो ग्रीटर का फंक्शन हम लोगों ने लिखा हुआ था, इसकी जगह हम लोग लेकर आ जाते हैं, हम लोगों ने जो सॉलिडिटी टेस्ट का जो लिखा हुआ है, सॉलिडिटी टेस्ट, सॉलिडिटी, सर पहले कंपाइल करना होगा ना? जी
Yes, yes, you're right. वही मैं कह रहा हूँ, क्यों आ क्यों नहीं रहा। तो ये हार्ड हेड किस पे निकलते हैं? जी हाँ, मैं गलत लिख भी इसीलिए रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा अटेंटिव हो जाए। ठीक है, इसने क्या किया कि वन फाइल कंपाइल कर ली और उसके अंदर जब मैं इसके अंदर आता हूँ फैक्ट्री के अंदर, तो इसने मुझे एक और सॉलिडिटी टेस्ट की फैक्ट्री मेरे को क्रिएट करके दे दी। ठीक है जी। अच्छा, मैं दोबारा वापस आता हूँ इसके ऊपर, अपना टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर, डिप्लॉय सॉलिडिटी टेस्ट के ऊपर। तो इसमें मैं दोबारा इस पर करता हूँ सॉलिडिटी टेस्ट। ओके, सॉलिडिटी टेक्स्ट फैक्ट्री आ गया मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद अवेट ether डॉट गेट कॉन्ट्रैक्ट फैक्ट्री, और इधर मैंने लिखना है ग्रीटर की जगह सॉलिडिटी टेस्ट का जो मैंने जो बनाया हुआ है फंक्शन कॉन्ट्रैक्ट सॉलिडिटी टेस्ट, SOLIDITY ठीक है जी, ये मैंने अपने पास इसमें लिख लिया है। अच्छा, आप ये देखें, इसने ऑटोमेटिकली इस चीज को इंपोर्ट कर लिया सॉलिडिटी टेस्ट फैक्ट्री को, मैंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली इसने इसको ऊपर जाके अपने पास लिख लिया कि ये इसने माइग्रेट करना है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर जो नेक्स्ट वाला है इसको भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। इसको मैं लिख देता हूँ सॉलिडिटी डॉट टेस्ट, सॉलिडिटी टेस्ट सॉलिडिटी। सर मैं जब ये काम करता तो मुझे ये अजीब सा एरर दे रहा होता है, मतलब वो जो नीचे ये रेड लाइन आई हुई ना, इस तरह के मुझे एरर दे रहा होता है ये जो, जब ये फैक्ट्री वाला मैं इंपोर्ट करवाता हूँ ना। हाँ, तो इसके अंदर आप इसमें कोशिश कीजिएगा, देखिएगा कि कहीं पे आप जैसे कैपिटल एफ या स्मॉल एस जो है, इसके ऊपर आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। ये कभी कभी हमारे को तंग करता है। सर मैंने वो असल में ना मैंने नया एक पूरा बना के ना टाइप स्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट हार्ड हेड का, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उसी तरह मैंने उसको npx वो रन करवाया है, कंपाइल करवाया है, और उसके बाद मैंने जब इसको वो टाइप्स असाइन करने लगूं, जैसे आपने सॉलिडिटी टेस्ट डैश डैश फैक्ट्री दी है, तो इस तरह मैं वो देने लगूं तो उसने मुझे एरर देना शुरू कर दिया। पहले मैंने इसको फैक्ट्री वाली दी है, फिर नीचे वाली को जैसे आपने सॉलिडिटी टेस्ट दी है, इस तरह मैंने उसको जो उसका ग्रीटर टेस्ट होता है, ग्रीटर के नाम से थी वो, मैंने वो दी थी, तो वो नहीं कर रहा था, वो कह रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट फैक्ट्री इज नॉट असाइनेबल टू ग्रेटर फैक्ट्री, ये एरर दे रहा था मुझे। अच्छा, इसीलिए मैं तो कंप्लीट आपके पास बिल्कुल स्क्रैच से सारा काम कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग भी इसी चीज को फॉलो करते हुए सेम डिट्टो इस पे ही बना लें। मैं आपसे ये भी कर लूंगा कि ये फाइल्स जितनी बना रहा हूँ मैं शेयर भी कर लूंगा, ताकि आप लोगों के पास एक कंप्लीट जो है वो प्रोजेक्ट आ जाए और आप इजीली इसको यूज करते हुए काम कर सकें। इज इट ओके विद यू, राइट? ठीक है ना? तो हाँ, इसमें हाँ इस तरीके से होगा कि लाइक कहीं ना कहीं आपके कहीं ना कोई मिस्टेक कर रहे होंगे, तभी जो है वो जाके इस तरीके से एरर आते हैं। अदरवाइज
तो आपको थोड़ा बहुत खुद भी R&D करनी पड़ेगी। अदरवाइज आप जो मैं आपको करवा रहा हूँ उसी को आप सेम टू सेम फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में आपको लाइक कुछ ना कुछ सक्सेस होगी। ठीक है जी। अच्छा, ये मैंने क्या किया, इधर solidity.test को इधर डिप्लॉय कर दिया। डिप्लॉय करने के बाद मैं अब क्या करता हूँ कि console.log इसमें लिखता हूँ कि solidity test deployed at इसमें लिखना है solidity test.address test.address। ठीक है जी, यहाँ तक हम लोगों ने सेव कर लिया। और इसके बाद हमने फिर इसके अंदर वही एक वेरिएबल बनाना है। कॉन्स्ट के नाम पे, वही रिजल्ट के नाम पे हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है जी। और रिजल्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि अवेट करके इसके अंदर हम लोग सॉलिडिटी टेस्ट डॉट गेट रिजल्ट डॉट गेट रिजल्ट जो हमारा रिजल्ट है। अच्छा, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो फंक्शन है और उसको हम लोग इजीली इसका जो भी गेट रिजल्ट होगा वो रिजल्ट के अंदर हम लोगों ने मूव करा लिया। और इसको हम लोग कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसको मूव कर लेते हैं। कहते हैं कि भाई यहाँ पे क्या हमने करना है, द रिजल्ट इज, ठीक है, इसको मैं इस तरीके से कर लेता हूँ इसको, और यहाँ पे हम लोग रिजल्ट लेकर आ जाते हैं। ठीक है जी, ये हमने सेव कर लिया है। और अब हम क्या करते हैं कि इसको सेम स्क्रिप्ट को रन कर लेते हैं। पहले दोबारा सेव कर लेते हैं, सेम स्क्रिप्ट को रन करते हैं। डिप्लॉय सॉलिडिटी टेस्ट। स्क्रिप्ट के अंदर है डिप्लॉय सॉलिडिटी टेस्ट। ठीक है जी, इसको मैंने रन किया है। अच्छा, ये मैं 1 to 1 कर रहा हूँ सारी चीजें, लाइक ताकि आप लोग अगर कुछ एरर भी इसमें आता है तो हम लोग इसको साथ के साथ डिबग भी कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं काफ़ी स्लो लेके चल रहा था इसको, आई एम श्योर कि कोई इस तरह भी प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए इसमें। अभी क्या करेगा कि ये मुझे मैं पूरा रॉबस्टन्स की नेटवर्क को यूज़ करते हुए इसको डिप्लॉय कर रहा हूँ। अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसको अपने लोकल नेट पे भी, अगर थोड़ा सा टाइम बचता है तो लोकल नेट पे भी डिप्लॉय कर लेंगे। और अच्छा, एक शायद एरर देगा अभी। वो एरर क्या होगा, वो होगा बिग नंबर का, क्योंकि ये इसको मुझे स्ट्रिंग के अंदर मुझे मूव, हाँ यस, देखें वैल्यू तो आ गई 3, ठीक है ना, क्योंकि हमारी जो कैलकुलेशन थी वो कैलकुलेशन तो, अगर हम इसको अगर देखें कैलकुलेशन के अंदर, सॉलिडिटी टेस्ट के अंदर, तो हम लोगों ने क्या लिखा था, a + b 1 + 2 था, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशन तो सही आ गई, लेकिन इसने क्या कहा है कि बिग नंबर का दिया हुआ है। तो इस बिग नंबर को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है कि हमने जो रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट को हम लोगों ने स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना है। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टू स्ट्रिंग लिखते हैं, राइट, टू स्ट्रिंग। और इस तरीके से मैं इसमें टू स्ट्रिंग कर दूंगा, तो ये मेरे पास सिंपली क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करेगा और नंबर इस तरीके से मुझे दे देगा। सर ये बिग नंबर की चीज है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो सॉलिडिटी के अंदर है, ये फ्लोटिंग नंबर्स चल रहे होते हैं। तो हम लोगों को इसके अंदर जब लाइक
इसमें कोई डेसिमल्स का कॉन्सेप्ट तो होता नहीं है सॉलिडिटी में ना। तो जब कोई भी वैल्यू रिटर्न कर रहे होते हैं तो वो पूरे डेसिमल्स को लेते हुए नंबर को रिटर्न कर रहा होता है। अब यहाँ पे क्योंकि इसने सिर्फ और सिर्फ 3 रिटर्न किया हुआ है, 3 के साथ कुछ और एसोसिएटेड नंबर्स भी हैं, लाइक मे बी 18 डेसिमल्स हो या 9 डेसिमल्स हो, तो उन डेसिमल्स को कहीं ना कहीं इसको लाइक आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, तो उसको वो बिग नंबर का एरर दे देता है। तो उसको हम लोगों ने श्रिंक करने के लिए जो भी हमारे पास नंबर आया है उसको हम लोगों ने स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट किया है, और वो ताकि हमारे को प्रॉपर नंबर हमारे को एलोकेट कर सके। ठीक है जी। तो ये यहाँ तक हमने जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्पेसिफिकली पढ़ा था उस उधर ही तक है हम लोग। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। हमारे पास नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है कमेंट्स का। ठीक है। बेसिकली हम लोग जब प्रोग्राम लिख रहे होते हैं अपने सॉलिडिटी के अंदर स्पेसिफिकली, तो सॉलिडिटी के अंदर हमारे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि हम लोग अपने रिमार्क्स दे दें कि ये जो हम जो प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल सॉलिडिटी का टेस्ट वाला जो फंक्शन हमने लिखा है ये बेसिकली है क्या। तो अब मुझे क्या करना है कि दो तरीके के हमारे पास रिमार्क्स हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रिमार्क्स है SPDX लाइसेंस आइडेंटिफायर, कि मैं कौन सा वाला लाइसेंस यूज कर रहा हूँ। तो सिंपली अगर मुझे वन लाइनर कमेंट करना है कि मुझे बताना है कि दिस इज माय लाइसेंस वर्जन, ठीक है, तो मैं सिंपली इस तरीके से रिमार्क्स दे सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे मल्टी लाइनर रिमार्क्स देना है, ठीक है, कि मुझे फॉर एग्जांपल ये बताना है कि ये जो फंक्शन मेरा है ये फंक्शन किस लेवल का है, इसके अंदर क्या है, और इसके अंदर मुझे डिटेल इसकी फंक्शन की देनी है, तो मैं क्या करूंगा, स्लैश स्टैरिक स्टैरिक, ठीक है, और ऑटोमेटिकली इसको जब क्लोज करूंगा तो स्टैरिक स्लैश के साथ स्टैरिक इसको क्लोज करूंगा। अब मैं इन बिटवीन ये जो भी कुछ लिखूंगा, दिस इज डिस्क्रिप्शन ऑफ गेट रिजल्ट फंक्शन, आई एम demonstrating कमेंट्स, ठीक है। तो इसके अंदर मैं कुछ भी लिखूंगा ये एज ए कमेंट आइडेंटिफाई होगा, यानी कि इसको प्रोग्रामिंग जब हमारा प्रोग्राम रीड करेगा तो इसको इग्नोर करेगा, इसको अंडरस्टैंड करेगा कि ये एज ए कमेंट है और ये उनके लिए है जो कि प्रोग्रामर या दूसरे जो यूजर इसको पढ़ने वाले हैं, रीड करने वाले हैं फंक्शन को, वो इसको इजीली यूज कर सके। तो ये बेसिकली हम लोग जब भी कमेंट्स को लिखते हैं तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है जी, होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा इसका कमेंट्स का। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सॉलिडिटी के टाइप्स का। अब टाइप्स में हमारे पास क्या है कि हमारे पास जिस तरीके से डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर हमारे पास टाइप्स यूज होती हैं, इसी तरीके से सॉलिडिटी के अंदर भी टाइप्स यूज होती हैं। बेसिकली टाइप्स क्या है, टाइप्स हमारे पास स्टोरेज की कुछ वेरिएबल्स हैं जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप के का डाटा स्टोर कर रहे होते हैं। अच्छा, वो टाइप्स हमारे पास अगर हम लोग इसके अंदर हम देखें तो सबसे पहली टाइप जो है वो है बूलियन की। अब जहां हम लोग बूलियन की बात कर रहे होते हैं तो बूलियन के अंदर हमारे पास दो ही किस्म के डाटा से वो होता है, या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है, या करेक्ट होता है या रॉन्ग होता है, ठीक है ना। तो उसके अंदर हमारे पास जो बूलियन के अंदर जो वैल्यू जाती है वो जाती है या तो ट्रू की वैल्यू जाती है या फॉल्स की वैल्यू जाती है। तो इसको हम लोगों को बहुत ही फ्रिक्वेंटली हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई हम लोगों ने लूप लगाया कि लूप में अगर हमारी कहीं पे भी वैल्यू ट्रू आ जाती है तो वो लूप को एग्जिट कर जाए, या हमारा कोई फंक्शन अगर चल रहा है तो कोई अगर हम फंक्शन कॉल कराना चाहते हैं कि अगर कोई फॉल्स आ गया तो फला फंक्शन यूज हो जाए, कोई वैल्यू ट्रू आ जाए तो एक्स फंक्शन यूज हो जाए। तो इसको हम लोग किसी एक वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू मूव कर देते हैं, उसको हम बूल का नाम देते हैं, कीवर्ड हमारा बूल का है और उसके उसका जो टाइप है वो बूलियन है। तो जो बूल की जो जो कीवर्ड है जो हमारा स्टोरेज वेरिएबल है वो बूल के नाम पे यूज होगा, और उसको हम लोग इस तरीके से कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहूँ कि डिफाइन कर दूं, जैसे मैंने यूएंट लिखा इसी तरीके से मैं लिखूंगा बूल, और उसके अंदर मैंने लिखा स्टेटस,
और इसको मैं इजीली लिख सकता हूँ ट्रू। तो जो मेरा स्टेटस है उसके अंदर ऑटोमेटिकली वैल्यू चली गई ट्रू। ठीक है जी। इसी तरीके से हमने बहुत ज्यादा डिटेल में यूज किया इंटीजर। इंटीजर हमारे पास दो किस्म के होते हैं, इंट होता है और असाइन इंटीजर होता है और अनअसाइन इंटीजर होता है। इसमें वैल्यूज के अंदर भी लिखा हुआ है साइंड एंड अनसाइन इंटीजर ऑफ वेरिंग साइजेस। ठीक है। अब इसी तरीके से इंट 8 है और इंट 256 है। मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया 8 से स्टार्ट होगा, आप इसको 256 बाइट तक हम लोग लेके जा सकते हैं। इसी तरह अनअसाइन भी, अनअसाइन 8 से स्टार्ट हो सकता है और 256 तक जा सकता है। ठीक है जी। इसी तरीके से हमारे पास फिक्स और अनफिक्स नंबर है। अभी इस पे काम चल रहा है सॉलिडिटी के अंदर। बेसिकली क्या होता है कि हमारी सॉलिडिटी के अंदर कोई डेसिमल्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, और जब मैं फॉर एग्जांपल कोई कॉन्ट्रैक्ट रीड करता हूँ तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब मैं स्पेसिफिकली सॉलिडिटी की बात करूँ तो अगर उसके अंदर 18 डेसिमल है और मैं अगर उसको 1 लिखता हूँ तो 1 और 18 जीरोस के साथ दिखाएगा, तो इट मींस इज अ 1 वैल्यू। तो अभी इस पे काम चल रहा है कि किस तरीके से उसको अंदर डेसिमल्स को इंक्लूड किया जाए, लेकिन अभी हम इसको फिक्स और अनफिक्स के तौर पे हम लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वेरिएबल्स को हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल्स कौन कौन से हम लोग यूज कर सकते हैं। सॉलिडिटी के अंदर हमारे पास जो स्कोप है, जो कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप है, वो 3 तरह के स्कोप है। बेसिकली स्टेट वेरिएबल, जहाँ पे हम लोग वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं कि वेरिएबल जो कि वो परमानेंटली स्टोर हो जाते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। वो क्या होता है कि वो मोस्टली हम लोग जब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करते हैं, जब हम लोग डिफाइन करते हैं और उसको हम लोग कहते हैं कि ये स्टेट लेवल के वेरिएबल्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम देखें तो जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट को जब स्टार्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट करने के बाद मैं इसके अंदर एक वेरिएबल लिखता हूँ यू इंट का, और यू इंट का वेरिएबल मैं इसके अंदर लिखता हूँ टेस्ट और उसके अंदर वैल्यू देता हूँ 100 की। अच्छा, ये जो मैंने वेरिएबल डिफाइन किया है ये बेसिकली स्टेट लेवल वेरिएबल है। ठीक है। इसको हम लोग पूरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कहीं पर भी हम लोग इजीली कॉल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो कि लोकल वेरिएबल होते हैं। लोकल वेरिएबल क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल ये वाले जो मैंने फंक्शन के अंदर डिफाइन किया, यू इंट ए, यू इंट बी रिजल्ट, ये लोकल वेरिएबल है। बेसिकली ये जब फंक्शन ओपन होगा तब वो वेरिएबल चलेगा और जैसे ही वो फंक्शन खत्म होगा वो वेरिएबल भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन स्टेट वेरिएबल थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्ट वो अवेलेबल रहेगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से कुछ होते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं कि जो कि विद इन द कॉन्ट्रैक्ट और एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट हम लोग इजीली इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसको हम लोग प्रैक्टिकली इसको एक्सटेंसिवली इसको कवर करेंगे अपनी अगली क्लासेस के अंदर। ठीक है जी। तो ये इसमें भी देखें इसी तरीके से बता रहा है कि ये मैंने जैसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिफाइन किया यू इंट, ये स्टेट वेरिएबल है। ठीक है। इसको हम लोग इसको थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से जो आपका ये वाला जो इंट ए है ये लोकल वेरिएबल है। इसको जैसे ही ये फंक्शन स्टार्ट होगा और फंक्शन खत्म होगा ये इसके साथ ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, वेरिएबल स्कोप। वेरिएबल स्कोप्स क्या है हमारे पास? अगेन 3 तरह के स्कोप हैं, पब्लिक वेरिएबल, इंटरनल वेरिएबल और प्राइवेट वेरिएबल। ठीक है। पब्लिक वेरिएबल का मतलब ये है कि ये जो मैं वेरिएबल लिख रहा हूँ, ये फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको यू इंट, इसको मैंने लिख लिया पब्लिक। ठीक है। तो ये जो वेरिएबल है ये पूरे पब्लिकली अवेलेबल होगा। इस वेरिएबल को मैं किसी भी जगह पे कॉन्ट्रैक्ट में कॉल कर सकता हूँ, कहीं पे भी आ, 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 देख सकता हूँ। ना सिर्फ विद इन कॉन्ट्रैक्ट बल्कि आउटसाइड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी इसको मैं देख सकता हूँ। लेकिन ये वाला क्या होगा कि ये वाला जब टेस्ट को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे देखेंगे तो ये हमारे को एज ए फंक्शन के तौर पे दिखा रहा होगा और फंक्शन के तौर पे ये वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा 100 की।
यानी इधर तो हम लोग एज ए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इसको एज ए वेरिएबल देख सकते हैं, लेकिन जब आउटसाइड कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे इसको एज ए फंक्शन दिखा रहा होगा और इसको ये इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू दिखा रहा होगा। इसी तरीके से कुछ हमारे इंटरनल होते हैं, जो कि अगर मैंने इसको लिख लिया इंटरनल, तो ये स्पेसिफिकली इंटरनली इसको यूज कर सकता हूं मैं, इसको एक्सटर्नल में इसको ना देख सकता हूं ना इसको यूज कर सकता हूं। ठीक है, अच्छा, कुछ वेरिएबल होते हैं जो कि हम इसको लिख सकते हैं एक्सटर्नल। इसका मतलब ये है कि ये वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नली यूज होगा, यानी मैं विद इन कॉन्ट्रैक्ट इसको यूज नहीं कर सकता, अपने किसी फंक्शन के अंदर यूज नहीं कर सकता, लेकिन इसको एक्सटर्नली कोई ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है जिसमें मैं चाहता हूं कि कोई मेरा एक वेरिएबल या कोई फंक्शन एक्सटर्नली अवेलेबल हो, इंटरनली अवेलेबल हो। तो ये तीन किस्म के स्कोप है। तो होप आप लोगों को इसको मैंने एक्सप्लेन करने में हेल्प किया होगा, लेकिन आप लोगों ने खुद इसको थोड़ा सा अपने लेवल पे स्टडी करना है कि किस तरीके से हम लोग इंटरनली वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, एक और वेरिएबल टाइप है प्राइवेट की, सॉरी प्राइवेट का क्या है कि प्राइवेट में अगर मैंने इसको कोई वेरिएबल का नाम दे दिया प्राइवेट, ठीक है, तो अब ये क्या होगा, ये सिर्फ प्राइवेटली अवेलेबल है स्पेसिफिकली इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अगर मैं इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक और सब कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूं तो ये वाला फंक्शन उस सब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अवेलेबल नहीं होगा। यानी मैं इसमें ऐसा भी कर सकता हूं कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैं 2 कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकूं। तो मैं इजीली हम लोग इसको देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकते हैं एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो अगर प्राइवेटली किसी डिफाइन कर दिया एक वेरिएबल या फंक्शन, तो वो वेरिएबल या फंक्शन उसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्पेसिफिकली अवेलेबल होगा, वो कहीं और एक्सटर्नली अवेलेबल नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरीके से अब थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूँ। ऑपरेटर्स को अगर डिफाइन करना चाहूँ, कोई मुझे फीडबैक देगा क्या, मैं इसको आगे बढ़ूं या इसको अगली क्लास के लिए छोड़ दूं? मैं आप लोगों का क्वेश्चन आंसर का सेशन ले लूं मैं। यहीं तक ही। हाँ, मेरे ख्याल में थोड़ा सा मुझे फीडबैक भी नहीं मिल पा रहा है, तो मैं इधर ही इसको एंड करता हूँ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक के लेवल का, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑपरेटर्स, लूप को, स्ट्रिंग को और अरे को और इनम तक इसको हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा इसको कवर करके आइएगा, पढ़ के आइएगा। और आप लोगों को अपना असाइनमेंट वही है कि आप एटलीस्ट इस प्रोजेक्ट को जो आज मैंने कराया है वो आप एटलीस्ट कवर कर लें और गिटहब अपने शेयर कीजिएगा और गिटहब पे मुझे शो कीजिएगा कि आप लोगों ने कितना, आपको सक्सेस हुआ, आप लोगों ने कितना काम कर लिया। जी उमैर, पूछिएगा। सर मेरा ये सवाल है कि जो आपने अभी एक सॉलिडिटी का कोड उठा के अपने पास इम्प्लीमेंट किया है और उसके लिए आपने अलग से एक शायद टाइप स्क्रिप्ट की एक क्लास वगैरह बनाई है, तो वो आप जो है अब जैसे जैसे मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स मैं बनाऊंगा, तो मुझे हर एक के लिए अलग टाइप स्क्रिप्ट यूज करनी पड़ेगी क्लास बना के, या मैं वही जो करंट एग्जिस्ट कर रहा है ग्रीटर की कॉन्ट्रैक्ट टाइप स्क्रिप्ट में उसमें यूज कर सकता हूँ? देखिए, मैंने तो अभी अपने लिए ग्रीटर वाले को तो यूज नहीं किया अभी। जब मैं इसके अंदर दूसरा फंक्शन यूज किया है तो नया कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, राइट। इस नया कॉन्ट्रैक्ट को यूज करते हुए मैंने पूरा फंक्शन, पूरा कॉन्ट्रैक्ट इसी के अंदर डाला है। इसी तरह जब ग्रीटर वाले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाएंगे, इसके अंदर डिफरेंट फंक्शन है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसी कॉन्ट्रैक्ट को यूज करते हुए जितने फंक्शन है, जितनी एक्सरसाइजेज हैं, वो सारी इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लेके जाएं तो आप कर सकते हैं। नहीं सर, कॉन्ट्रैक्ट्स तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ यानी कुछ भी नहीं, एक क्लास है वो बेसिकली जो कोड अपने पास कंटेन करेगी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो आपने ये फैक्ट्रीज बनाई है ना, ग्रीटर फैक्ट्री, सॉलिडिटी टेस्ट अंडरस्कोर फैक्ट्री, तो हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये फैक्ट्री अलग बनानी पड़ेगी, या जैसे आपने ये सॉलिडिटी टेस्ट का कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लीमेंट किया तो आप ग्रीटर फैक्ट्री यूज कर सकते थे, तो हम ऐसा कर सकते हैं ना? नहीं, हम लोग कर सकते, बिल्कुल कर सकते थे, उसको कर सकते थे। हमें डिफरेंट फैक्ट्रीज बनाने की जरूरत नहीं थी। मैंने इसलिए किया ताकि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट हो। देखिए, मैंने इसको कंपाइल किया तो उसने पूरी एक फैक्ट्री क्रिएट कर दी। ग्रीटर की फैक्ट्री अलग क्रिएट की उसने, ग्रीटर सॉलिडिटी टेस्ट की अलग फैक्ट्री क्रिएट की। मैं एक और कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा तो एक और फैक्ट्री क्रिएट कर देगा वो। ये ऑटो क्रिएट करेगा? हाँ, सॉरी,
सर ये जितने मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे तो ये नंबर ऑफ फैक्ट्रीज ऑटो क्रिएट बिल्कुल, करेगा हम? हाँ बिल्कुल ऑटो क्रिएट करेगा। यहाँ पे जो टाइप चेन है वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर क्रिएट हो जाएगी। तो मेरे पास अगर 20 कॉन्ट्रैक्ट्स मौजूद हैं, मतलब 20 क्लासेस मौजूद हैं, तो ये 20 फैक्ट्रीज ऑटो क्रिएट कर देगा? जी बिल्कुल ऐसे ही होगा। अच्छा ठीक है सर। ठीक है जी, ठीक है, हम लोग अपनी क्लास को इधर ही एंड करते हैं। इंशाल्लाह आप लोग की तरफ से मुझे नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोग अगर गिटहब शेयर कर लें अपना क्लास से पहले ही, तो आई रियली अप्रिशिएट। और इसमें फिर हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में आगे लेके चलते हैं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।